तो आज की वीडियो में रिएक्ट और ब्रेक डाउन करेंगे हर कंट्री के वर्ल्ड कप स्क्वाड को। ऑल्सो बात करेंगे रियल मैड्रिड्स विक्ट्री और ला पाल्मा एंड बार्सा से सेविया का प्रीव्यू भी करेंगे। एंड लास्टली कवर करेंगे सिटी शॉकिंग डिफीट अगेंस्ट न्यूकासल इन द कैराबाओ कप और इंटर मियामी की डिफीट इन द यूएस ओपन कप फाइनल। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो भाई आज कई सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बिकॉज क्रिकेट की तो बात करें तो भाई अब द अल्टीमेट काउंटडाउन हैज बिगन। ऑफिशियली सारी स्क्वाड्स आ चुकी हैं, जो एंड डेट थी वो खत्म हो चुकी है। फुटबॉल में भी काफी सारे मैचेस कवर करने हैं और एक निगरेरा केस करके भी चीज हुई है बार्सिलोना के साथ, वो भी कवर करेंगे आज के टॉपिक में। बट लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट टुडे फर्स्ट, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अब वर्ल्ड कप आने वाला है, अपनी कंट्री खेल रही, थोड़ा फोकस रखेंगे उसके ऊपर। राइट, जो 10 की 10 टीम्स हैं उसको हम लोग अभी एनालाइज करेंगे सेगमेंट में। आई थिंक सारी कंट्रीज के जो स्क्वाड, जैसा क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है, कितने ऑलराउंडर है, कितने स्पिनर्स हैं, कितने पेसर्स हैं, कितने बैट्समैन हैं, सब हम लोग पता लगाएंगे एक बार। और फिर कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट टीम्स हमें लगती है उनके लिए हम एक प्लेइंग 11 भी बनाने का ट्राई करते हैं। तो भाई पहली टीम हम कौन सी पिक करने वाले हैं? सबसे पहले नेदरलैंड्स करते हैं। थोड़ी जो छोटी छोटी टीम्स हैं विद नो ऑफेंस, उन सबको पहले निपटाते हैं। नेदरलैंड्स की बात करें तो भाई इनके पास 6 ऑलराउंडर है, 4 बॉलर है, 3 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर है। अब इनके ऑलराउंडर्स में इनके पास 6 स्पिनर है और 4 पेसर है। Okay. तो व्हाट डू यू थिंक ये अच्छा है इनका? यार देखो, बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो नेदरलैंड्स को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते भी नहीं है। हाँ। और आई डोंट थिंक किसी ने भी बहुत ज़्यादा फॉलो करा होगा नेदरलैंड्स को। थोड़ा सा मैंने अपना जो क्वालिफायर्स है उसमें देखा था उनको बैटिंग और बॉलिंग करते हुए। सो ये एक बात ज़रूर है, देखो भाई वेस्ट इंडीज़ जैसे लोगों को हरा के आ रहे हैं तो कोई मजाक नहीं है। बट आई स्टिल थिंक कि अगर मैं थोड़ा एक अर्ली प्रेडिक्शन दूं यहाँ पे वर्ल्ड कप की, थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट दूं, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है लास्ट है वर्ल्ड कप में। ओके, लास्ट हो सकता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स के लिए तो नहीं क्वालिफाई करेंगे, बट लोअर हाफ ऑफ द टेबल में ही रहेंगे। बाय लोअर हाफ आई मीन कि बॉटम 3 में आई थिंक दे वुड बी फिनिशिंग। आई वुड बी जेन्युइनली सरप्राइज अगर 7th पोजीशन के ऊपर एंड अप करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करने वाला नेदरलैंड्स को। आई थिंक एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे एक जेन्युइन स्पिनर जो है ना, सिर्फ एक ही है, आर्यन दत्त है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बहुत बड़ी टीम्स के साथ भी ऐसा होने वाला है, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग ओमिशंस और अनाउंसमेंट्स हुई हैं आखिरी दिन पर। बट हाँ, अगर मैं नेदरलैंड्स की बात करूं, नॉट मच टू एनालाइज हियर। आई थिंक दे शुड जस्ट फोकस ऑन मेकिंग अ मार्क हियर, जैसे कि उन्होंने क्वालिफायर्स में करा था। कॉम्पोजिशन डज नॉट रियली फेवर द इंडियन कंडीशंस, बट अगर बैटिंग में वो कैपिटलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज विकेट्स पार्टा होंगी जरूर, तो थोड़ा सा वो रिस्पेक्टेबल स्टैंड ले सकते हैं हर मैच में। क्योंकि हर जगह वो अंडरडॉग के तरह ही जाएंगे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे। तो एक दो अगर अपसेट्स क्रिएट कर दे तो वो उनकी वर्ल्ड कप की ऑटोमेटिकली हाईलाइट बन जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर टीम। अगली टीम कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट टीम हम लोग अफगानिस्तान की बात करेंगे। इनके पास 4 ऑलराउंडर है एंड इनके पास 5 बॉलर्स हैं। ओके, एंड इसमें जो अगर कॉम्पोजिशन देखें तो इनके 5 स्पिनर है एंड 4 पेसर्स हैं। बाय द वे 4 ऑलराउंडर और 5 बॉलर्स से मतलब है कि टोटल 9 बॉलिंग ऑप्शंस हैं आउट ऑफ द 15 मेंबर स्क्वाड। राइट, तो आई थिंक डिसेंट अमाउंट है बॉलिंग के लिए भी। बट व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है? सबसे पहले मैं बताऊं कि इस साल जो है पूरे ओडीआईज मिला के अफगानिस्तान ने 11 खेले हैं, जिसमें से वो सिर्फ 3 जीते हैं, 7 मैच हारे हैं एंड 1 का रिजल्ट नहीं आया था। तो इस साल हम लोग ओवरऑल देखें तो इनका कुछ खास उतना अच्छा भी नहीं जा रहा ओडीआईज में फॉर्म। एक्चुअली एक प्रॉब्लम पता है क्या, अफगानिस्तान इज an upcoming team for sure, but मेन जो इशू है वो ये है कि कई लोग सोचते हैं T20 में जैसा खेलते हैं वैसा वो ओडीआई और टेस्ट में भी खेल लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अभी हम एशिया कप में भी देखे, आई नो वो गेम बहुत क्लोज था श्रीलंका के अगेंस्ट, बट स्टिल दे कुड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर द सुपर 4 जो होता है इनका स्टेज। तो आई थिंक दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि अभी दे स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ कॉम्पिटेंट स्टेज इन दी ओडीआईज एंड इन द टेस्ट फॉर्मेट। T20 में ओवर्स कम होते हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है उस टाइम पे। जितना ओवर्स कम होंगे उतना छोटी टीम का चांस ज्यादा होगा मैच में इम्पैक्ट बनाने का। बट ओडीआईज में इन इंडिया स्पेशली थोड़ा भाई मुझे लगता है मुश्किल होने वाला है यहाँ पे, स्पेशली क्योंकि विकेट्स कई सारी हमें देखने को मिलेंगी, हाई स्कोरिंग भी, तो बॉलर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी नहीं। एंड आई थिंक इनका जो मेन सुपरस्टार्स हैं सारे वो बॉलिंग में ही exactly. तो वो थोड़ा सा एक डाउन साइड मुझे लग रही है। ऑल्दो अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें, सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान के बारे में ये बोलूंगा, इनकी जो बैटिंग है वो दोनों टाइप की स्पिन अच्छा खेलती है, ऑफ भी अच्छा खेलती है और लेग स्पिन भी काफ़ी अच्छा खेलती है। इनफैक्ट इसको लेके मेरे पास एक स्टैट है, गुरबाज जो है अपना केकेआर का जो बंदा है, उसकी वर्स्ट एवरेज है अमंग्स द टॉप 7 बैट्समैन अगेंस्ट लेग स्पिन, और वो एवरेज भी 34.67 की है, मतलब डिसेंट है। सो आई वुड से कि इनकी बैटिंग जो है वो स्पिन स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा खेलती है।
एक और जो चीज़ है, इनका जो 3 मेन स्पिनर हैं, मुजीब, राशिद और नबी, इनकी अगर हम लोग बॉलिंग रिकॉर्ड देखें इन इंडिया तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मुजीब की 26 की एवरेज है एंड बिलो 4 की इकोनॉमी है 8 गेम्स में। राशिद की 21 की एवरेज है और 4.35 की इकोनॉमी है। 13 गेम्स में उसने 23 विकेट भी ले रखे हैं, सो उसका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एंड फाइनली नबी की बात करें तो उसकी एवरेज थोड़ी ज़्यादा है, 48 की एवरेज है, बट उसकी इकोनॉमी 4.75 की है। दैट मीन्स कि विकेट उतने फ्रीक्वेंटली नहीं ले पा रहा, बट तब भी वो लिमिट करके रख रहा है बैट्समैन को, कंटेन कर रहा है रन्स को। एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम पता है क्या मुझे यहाँ पे लगता है, मे बी देयर स्पिनर्स कैन सरप्राइज सम ऑफ द बिग टीम्स इफ दे वांट टू, बट जो बड़ी बड़ी टीम्स है ना, हम लोग अभी जैसे ब्रेक डाउन करेंगे आगे जाके, सब यूजुअली उनमें पेसर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ। और इनकी बैटिंग लाइनअप उस क्वालिटी ऑफ पेसर्स को कैसे खेलेगी वो बहुत बड़ा डिलेमा है। तो अगर बॉलिंग साइड जो इनकी एक अच्छा, मान लो जल्दी ऑल आउट कर दिया दूसरी टीम को, या फिर पहले इन लोगों ने बैटिंग करी है, मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये लोग मान लो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो पॉसिबली ये लोग दूसरे के पेसर्स को उतने अच्छे तरीके से खेल ही नहीं पाएंगे टू गिव देयर बॉलिंग इनफ रन्स टू कंटेन। राइट। और अगर पहले बॉलिंग करके मान लो ऑल आउट भी कर देते हैं तो चांस है कि इनकी बैटिंग उस क्वालिटी ऑफ पेसर्स के अगेंस्ट इतनी पोर है कि वो ऑल आउट हुए वाले टारगेट को भी चेज ना कर पाए। सो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वंस अगेन दे शुड बी एमिंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट हेयर, मे बी मोर देन नेदरलैंड्स इन दिस वर्ल्ड कप, बट वो ज़्यादा आई थिंक ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी हमारे पार्ट पे अगर हम सोचे कि कोई अपसेट क्रिएट करके टॉप 5 में आ जाएंगे। तो पता है अभी एज यू सेड कि ये लोग पेस को तो अच्छा नहीं खेलते, दिस इज इन फैक्ट वन ऑफ द वीकनेसेस। इसमें भी मेरे पास एक स्टार्ट है, दैट इज कि जदरान जो है वो इनका बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट राइट आर्म फास्ट, ठीक है, उसकी एवरेज 26 की है, वो बेस्ट बैट्समैन है अगेंस्ट राइट आर्म फास्ट। तो जब मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली। एंड लेफ्ट आर्म पेस एज यू राइटली मेंशन्ड, अभी उसमें किसी की भी स्ट्राइक रेट जो है वो 80 के ऊपर तक नहीं है। तो मतलब पता चली गया, एग्जैक्टली क्लियर हो गई बात। तो वही मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को भी दे शुड नॉट बी लुकिंग और यू नो हैविंग टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर ओन सेल्स, ज़्यादा बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय। कंडीशंस ऐसी है सब कॉन्टिनेंट की है तो आपको थोड़ा फेवर तो करेंगी। अगर यही टीम अगर मान लो वर्ल्ड कप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तब तो मैं बिल्कुल ही आउटराइट डिसमिस कर देता, वहाँ पे तो इम्पैक्ट बनाने का चांस ही बहुत कम होता है। बट यहाँ पे वो चांस है, तो आई थिंक अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव सही तरीके से रखेंगे ना तो वो अचीवेबल हो सकता है। मतलब वुड यू से जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, स्पेशली अगेंस्ट द सेनाई कंट्रीज जो है, उनका जो मैच है अभी ओडीआई में वो सीधा 29 वर्ल्ड कप के बाद अब डायरेक्टली उनसे अब जाके खेलेंगे। तो इसके बीच में जितनी मैचेस हुए हैं, एंड यहीं पे आई वुड आल्सो लाइक टू कॉल आउट आईसीसी, क्योंकि ओडीआई सुपर लीग का जो भी इनका फॉर्मेट है, इनने इन 4 साल में किन के अगेंस्ट मैच खेले हैं? आयरलैंड, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। कोई टॉप टीम के अगेंस्ट तो मैच ही नहीं हुआ इनका। वही प्रॉब्लम है ना, टॉप टीम के नाम पे थोड़ा बहुत इनको अपना एशिया कप में खेलने को मिला था, वो भी एशिया कप से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज थी, वो 3-0 हारे थे लोग। तो वही पॉइंट है कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि ये लोग T20 में अच्छा खेलते हैं इसलिए ओडीआई में भी अच्छा खेलेंगे। बट लेट्स सी, आई एम ओपन टू an upset if they can do it. Okay. But let's move on to the next team. अगली टीम कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट टीम हमारी होने वाली है बांग्लादेश। यहाँ पे भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इनके पास भाई साहब अपने 3 बैट्समैन हैं, 4 ऑलराउंडर हैं, 6 बॉलर्स हैं, टोटल में इनके पास 5 स्पिनर्स हैं और 5 पेसर्स हैं। आई थिंक गुड मिक्स ऑफ बोथ। आई वुड से बैटिंग में भी आपके पास 7-8 ऑप्शंस हो गए इंक्लूडिंग दी ऑलराउंडर्स। बॉलिंग में भी आपके पास 10 बॉलिंग ऑप्शंस है एटलीस्ट, उसमें जो है 5 स्पिनर्स हैं और 5 पेसर्स हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है स्किल सेट का। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है, एक तो टीम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है अभी, जो कि अभी तमीम इकबाल का केस हुआ है। सर जो है वो रिटायरमेंट से वापस आए थे, कहाँ हम देखते हैं कि मेसी को बोला गया रिटायरमेंट से वापस आ जाओ, वर्ल्ड कप जिता दिया। इमरान खान को बोला वर्ल्ड कप से वापस रिटायरमेंट से वापस आ जाओ, वर्ल्ड कप जिता दिया। यहाँ पे तमीम इकबाल भी वैसे ही सपने देख रहा होगा, बट रिटायरमेंट से वापस आके कहता है कि मैं नीचे बैटिंग नहीं कर सकता टीम के लिए, तो भाई टीम वापस निकाल दिया। इसमें शकीब अल हसन ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा कॉमेंट दिया है इसके ऊपर, बोलते हुए कहता है कि रोहित शर्मा जैसे इतना बड़ा प्लेयर है, उसने नंबर 7 से लेके ऊपर तक अपना ही मेड हिज वे थ्रू इट। तो तमीम इकबाल, आप चाहे कितने बड़े प्लेयर हो, चाहे 100 ओडीआई खेले हो, चाहे 200 ओडीआई खेले हो, जब तक टीम नहीं जीत रही तो फायदा क्या आपके उस। उसने एक और चीज कही है कि ये तो वही वाली बैटिंग हो गई कि बैटिंग हो गई, क्या कह रहा हूँ मैं, ये तो वही वाली बात हो गई कि गली क्रिकेट में बच्चे कहते हैं ना मेरा बैट मेरी बैटिंग, वो वाली बात हो गई। आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ फिटिंग एंड आई एम हैप्पी कि शाकिब अल हसन ने एज अ सीनियर फिगर, नहीं बोल्ड मूव तो है ही, बट टीम के हित में ये मूव। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर द फैक्ट कि उसने कहा ये खेलेगा तो मैं नहीं खेल रहा, टीम का माहौल मत खराब करो आता। तो बट टीम का माहौल थोड़ा बहुत तो खराब हो गई ऐसे इंसिडेंट से।
बट काफी हद तक शकीबल हसन ने बचा लिया, सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट फॉर श्योर। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करूँ टीम की, तो वो हमारे लिए क्या है यहाँ पे? आई थिंक सबसे पहले तो ये होगा कि इनकी जो स्पिन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लाइक स्पिनर्स लाइक शाकिब एंड हसन मिराज जो है इनका, वो काफ़ी अच्छी बॉल डालते हैं, विकेट्स भी कंसिस्टेंटली देते हैं और थोड़ा लिमिट भी करके रखते हैं बैट्समैन को, तो इनकी कॉर्नर भी मेंटेन होकर रखती है। एंड वीकनेस पे आए तो आई थिंक 2 वीकनेस जो कि ये लोग की प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, एक तो अपना तमीम इकबाल ही होगा, क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन था, तो ओपनिंग में काफी ज्यादा कुछ भी कह लो, लेकिन बैट्समैन तो था ना। हाँ, मतलब काफी टाइम से था, तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी इन लोगों को। एंड सेकंड इज, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक इट्स इबादत हुसैन। ओके, इबादत हुसैन भी इनका काफी क्रूशल बॉलर था, वो भी मिस कर रहा है इंजरी के थ्रू, सो उसकी भी कमी काफी खलने वाली है। आई थिंक इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड करूंगा। पहली बात जो तुमने स्पिनर्स के लिए बोला, एक तो ना जो ओवरऑल टीम भी है ना, देखो स्पिनर्स अच्छे रहे हैं नो डाउट, इनफैक्ट हमको तो पता ही होना चाहिए बात, क्योंकि अभी हमने एशिया कप में इनसे पिटाई खाई थी, राइट। तो लाइटली नहीं ले सकते इस टीम को। हमें पता हमारी ए टीम नहीं उतरी थी उस मैच में, लेकिन स्पिनर्स की वजह से हम चोक कर गए थे उस मैच में, तो स्पिनर्स उनके ग्रिप करके रखते हैं अच्छा गेम को। बट प्रॉब्लम ये कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बॉलिंग में, ओके, एज फार एज यू नो बिग फिगर्स आर कंसर्न। जैसे शाकिब अल हसन एक बंदा हो गया, मुस्तफिजुर रहमान एक पोटेंशियल हम लोग कह सकते हैं, ऑल्दो मुस्तफिजुर रहमान भी मुझे थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर लगता है, नेसेसरी थोड़ा सा, ओके, तो है बड़ा फिगर हो सकता है, थोड़ा एक्सपीरियंस अब उनसे मान सकते हैं हम लोग, बट ही हैज नेवर बीन दैट गाय जो कि टीम को एकदम फ्रंट से लीड कर रहा हो। तो शाकिब अल हसन पे मुझे लगता है ना, वो रेपुटेशनल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है इस टीम का, वो फेस है इस टीम का, और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स है नहीं जो कि बर्डन शेयर कर सकते हैं। आई थिंक वो बहुत बड़ा नेगेटिव है टीम के लिए। सेकेंडली, पेस में एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आई नो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, स्पिनर्स को फेवर मिलेगा थोड़ा बहुत, बट पेसर्स भी हमें अच्छे चाहिए वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। यू कैन नॉट विन द वर्ल्ड कप जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिनर्स। अभी हम लोग 1-2 और टीम जैसी आने वाली है जिनके हम लोग ये सेम बात बोलेंगे। आई थिंक दोनों का गुड मिक्स चाहिए रहेगा हमें इस बार, बिकॉज मैंने पता अभी इरफान पठान को ये बात बोलते हुए सुनी थी रिसेंटली, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ही सेड, अभी तक क्या होता था ना, जैसे अभी इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था पिछला वाला, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, तो आपको पता होता आपको किस टाइप की पिचेस मिलने वाली है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। बट अब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हो रहा है। पहली बात तो आइडियली स्पीकिंग राउंड रॉबिन फॉर्मेट से बेटर कुछ भी नहीं है टू डिटरमिन द वर्ल्ड चैंपियन। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको हर टीम से खेलना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो आइडियल वर्ल्ड में ये सबसे अच्छा फॉर्मेट है। इसका डाउनसाइड ये है कि फटीग हो जाता है, बहुत सारे मैचेस हो जाते हैं, तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे जैसे टीम्स बढ़ते रहेंगी, मान लो 10 की जगह 50 होंगी कल को, तो आप 50 मैच तो नहीं खेल सकते, 49 गेम्स तो नहीं खेल सकते। तो आई थिंक जब छोटा टूर्नामेंट हो, कम कंट्रीज हो, तब तक के लिए बहुत अच्छा है ये। बट इसने एक, देखो ये बात तो एक फेवर में जाएगी इस वाले वर्ल्ड कप की कि राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, तो आपको हर टीम से खेलना पड़ेगा। गुड मेट्रिक टू जज द वर्ल्ड चैंपियन। सेकेंडली, जो इरफान पठान ने कहा था उस बात पे कि यार अभी तक जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होता है किस टाइप के विकेट्स है, थोड़ा वेरिएशन होता है। इस बार इंडिया में द काइंड ऑफ वैरायटी यू हैव ऑन द पिचेस, राइट, एग्जैक्टली। मतलब लखनऊ में एक स्लो विकेट है, दिल्ली में थोड़ा फंस के आता है बॉल, तो भाई हम लोग देखते हैं मोहाली में तो एकदम ही पेसर फ्रेंडली है। हम देखते हैं कि बैंगलोर में अपना ये मुंबई में एकदम बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो रखी है। तो इतना वेरिएशन है हर जगह, और इतना ज़्यादा स्कोप है हर टाइप के प्लेयर को परफॉर्म करने का, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे पेसर हो, चाहे बैट्समैन हो, कि इस वर्ल्ड कप में ना आपके स्क्वाड का अल्टीमेट टेस्ट होगा यहाँ पे। कितनी वैरायटी है, कितना स्किल सेट है, और जो जैसे मान लो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो क्या तब भी आपके स्पिनर्स उसमें परफॉर्म करके दे सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हर स्किल सेट में लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस वो भी मेजर हो जाएगी यहाँ पे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मुझे कमेंट लगा कि इस बार वर्ल्ड कप में ना आपको चारों एंगल से टेस्ट किया जाएगा, और वहां पे आई थिंक बांग्लादेश बहुत बड़ी मात खा जाती है। ओके, सो आई थिंक इस रीजन से आई डोंट सी देम एज मेजर कंटेंडर्स टू क्वालिफाई। मतलब जीतने की बात तो भूल ही जाओ, आई डोंट थिंक दे विल बी क्वालिफाइंग फॉर द सेमीज आल्सो, बहुत मुश्किल लगता है। बट हाँ, फाइनल प्रेडिक्शन के दिन बात करेंगे जो कि 4 अक्टूबर की होगी। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम। नेक्स्ट हमारी होगी भाई एशिया कप फाइनलिस्ट श्रीलंका की बात करते हैं अभी हम लोग। इनके पास 5 ऑलराउंडर हैं और 5 बॉलर्स हैं। टोटल में इनके पास ऑब्वियसली 5 स्पिनर्स हैं और 5 पेसर्स हैं। आई थिंक इनका बैलेंस भी काफी अच्छा है श्रीलंका का। अच्छा है, बट इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अभी हमने एशिया कप में भी देखा था, हेविली रिलायंट ऑन देयर स्पिनर्स। इनफैक्ट श्रीलंका जैसे लोग जो कि एशिया कप से पहले ज्यादा बॉलिंग भी नहीं करते थे, उन तक लोगों ने इतनी बॉलिंग करी है। ऑल्सो माइंड यू, श्रीलंका का जो भी स्ट्रीक था 13-14 मैचेस का अनबीटन का, फुल रिस्पेक्ट टू देम, बट द पॉइंट इज की क्वालिटी ऑफ टीम्स बहुत अच्छी नहीं थी उससे पहले। ऑल दो इन सेइंग दैट मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका के पास चांस है सेमीज आने का। श्रीलंका, हाँ, एक ऐसी टीम मुझे लगती है जो कि बॉटम 3 में भी फिनिश कर सकती है इस वक्त,
और सेमीज में भी आ सकती है। बहुत वाइड स्कोप है श्रीलंका के लिए इस वर्ल्ड कप में। बहुत मुश्किल होने वाला है प्रिडिक्ट करना कि श्रीलंका कहाँ पे फिनिश करेगी। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान के साथ मान लो बॉटम 3 में आते हैं तो, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये इंडिया जाके, जो कि एक सब कॉन्टिनेंट कंट्री है, वहाँ पे ऐसी कंडीशंस है कि स्पिन को थोड़ा फेवर मिल जाए अगर, तो ये सेमीज तक भी पहुंच जाए। मतलब वुड यू से दैट, क्योंकि अभी एशिया कप में भी ऐसी हिस्ट्री रही है इनकी कि nobody expected them to actually reach the final. इनफैक्ट लास्ट टाइम तो जीत गए थे भाई। जैसे न्यूजीलैंड के लिए हम लोग अभी आगे जाके कहेंगे कि दे नो देयर वे अराउंड इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। श्रीलंका भी वैसी टीम लगती है मुझे। दे पंच अबव देयर वेट, हमेशा मुझे ऐसा लगता है। तो श्रीलंका को हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते आउटराइटली, ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कुछ हद तक हमने बांग्लादेश के लिए भी कहा कि मुझे नहीं लगता बहुत चांस है, रिस्पेक्टफुली, बट श्रीलंका के लिए हम ये चीज़ नहीं कह सकते। बट इन सेइंग दैट जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे स्पिन हो, हर जगह बहुत बड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। आज के टाइम पे पेसर्स की बात करें हम लोग, जो एक नॉर्मल एवरेज क्रिकेट फैन है, सबसे बड़ा नाम कौन आएगा श्रीलंका के लिए? क्या लगता है? हसारंगा तो स्पिनर अब तो खेल ही नहीं रहा है। पथिराना। अच्छा, अभी के लिए? हाँ, अभी के लिए वो तो हसारंगा, हाँ वैसे हसारंगा कुड बी द बिगेस्ट नेम बिकॉज लिमिटेड ओवर्स में ही इज द बेस्ट बॉलर फॉर देम। बट अभी जो स्क्वाड है उसमें से कौन आएगा? पथिराना ही आएगा, बिकॉज अभी हमने आईपीएल में खेलते हुए देखा उसको। बट दैट इज द प्रॉब्लम। पहला सीजन था आईपीएल का उसका, आई थिंक 20 साल का है वो शायद, एंड ही इज द फेस ऑफ देयर पेस लाइनअप। राइट। नॉट सेइंग दिस, जो लोग एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स रहे हैं या फिर जो देखते हैं क्रिकेट को, बट एक एवरेज फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका फेस ऑफ योर फास्ट बॉलिंग लाइनअप इज पथिराना, तो आई थिंक वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाता है कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बस कितनी यंग साइड है, कितनी यंग स्क्वाड है। ऑल्सो बैटिंग में भी यार, मतलब मैं जानता हूँ कुशल मेंडिस थोड़ा सा अभी अच्छे फॉर्म में चल रहा है वगैरह वगैरह। उसका भी एक स्टार्ट था कि एशिया कप से पहले उसने एक भी 50 नहीं मारी थी। तो बहुत यंग लाइनअप है अभी, एंड आई थिंक ये एक लर्निंग कर्व होना चाहिए उन लोगों के लिए भी। आई डोंट थिंक श्रीलंका शुड गो इन दिस वर्ल्ड कप विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एंडिंग अप इन द टॉप 4. If it happens in the process, then well and good, but I don't think, you know, as opposed to some teams जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उनके अगेंस्ट वो बहुत बड़ा चांस स्टैंड करता है. The only positive in my opinion is कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो थोड़ा फेमिलियर टेरिटरी होगी, चांसेस हैं कि वो कुछ कर सकें वहाँ पे. बट व्हाट वुड यू से? मतलब मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज दे स्टिक टू द स्ट्रेंथ्स विच इज़ आई गेस बॉलिंग, क्योंकि बैट्समैन इनके सभी बहुत टॉप क्वालिटी के हैं नहीं. बॉलर्स में भी आई थिंक पथिराना, एज यू राइटली सेड, कि अभी यंग है. पथिराना, विलालगी ने तो अभी एशिया कप में धूम मचा दी थी एकदम से 5 विकेट लेके, वो भी 20 साल का ही है सिर्फ. राइट. तो एज यू सेड कि जो भी इनके टॉप बैट्समैन हैं, टॉप बॉलर्स हैं, काफ़ी यंग हैं वो अभी भी. तो दिस जस्ट शोज कि यंग साइड है, एंड यंग साइड है तो ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा ही होगा. तो इनको बस आई थिंक स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स, जितना कर सकते हो उतना करो. अगर नहीं भी पहुंचे टॉप 4 तो इट्स नथिंग टू लाइक बी सैड अबाउट. हाँ, मतलब फॉर श्योर यार. मुझे लगता है जिस तरीके से इन लोगों ने क्वालिफायर्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी एशिया कप के फाइनल में भी पहुंचे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न राइट नाउ, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कि बहुत हेल्प करेगा इवेंचुअली. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. इन अ फ्यू इयर्स मे बी वी कैन सी श्रीलंका बैक टू वेयर दे बिलोंग, बट फॉर नाउ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस स्क्वाड. ओवरऑल गुड बैलेंस, बट heavily lacking in terms of experience. Okay. That is the biggest problem for me. But let's move on to the next team. I think न्यूजीलैंड को कवर करना चाहिए हमें, बिकॉज अभी हमने श्रीलंका की बात करी, जो कि पंचिंग अबव द वेट की हम बात कर रहे थे. व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की टीम भी भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है. इनके पास भी 5 ऑलराउंडर हैं और 5 बॉलर्स हैं, 5 पेसर हैं, 5 स्पिनर हैं. तो आई थिंक न्यूजीलैंड फिर से वही टीम होने वाली है जो कि बोगी कर सकती है. हाँ, कर सकती है. व्हाट अबाउट द बैट्समैन? बैट्समैन इनके 3 है यार, अपना 2 है. विलियमसन अपना प्रॉपर बैट्समैन, एंड विल यंग है. हाँ, तो बाकी सारे भी बैटिंग करते हैं, लेकिन वो बॉलिंग भी कर सकते हैं. इसलिए हमने उनको ऑलराउंडर कैटेगरी में रखा हुआ है. बट दैट अगेन गोज ऑन टू शो कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर बैट्समैन है और 2 विकेट कीपर्स भी होंगे, उनका क्या कवरिंग है? 4 विकेट कीपर है, सॉरी. ग्लेन फिलिप्स है, टॉम लेथम है, एंड डिवॉन कॉनवॉय. 3 है. तो आई थिंक काफी सारे डिपार्टमेंट से कवर करा हुआ अच्छे से इन लोगों ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. बट यहाँ से हम लोग हर टीम के लिए एक प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, उसका भी ट्राई करते हैं. राइट. ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट में हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था ये. बाय द वे, जिनको नहीं पता, पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने पूरा ब्रेक डाउन किया था कि इंडिया का कौन कौन सी टीम से कब मैच होने वाला है और कैसे उस मैच को जीत सकते हैं. तो उसको मैं लिंक कर दूंगा, अभी आपको तो कार्ड्स दिख जाएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट में देख लेना आप. बट वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देगी. हमने उसमें न्यूजीलैंड की भी बात करी थी. कमिंग टू न्यूजीलैंड, आई थिंक यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव है वो है केन विलियमसन का वापस आना. बिकॉज एक ऐसा कुछ स्टैट मैंने पढ़ा था कि केन विलियमसन के बिना जितने मैचेस ये लोग जीत पाते हैं और केन विलियमसन के साथ जीतते हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है. Okay. जब से केन विलियमसन कैप्टन बना है, तो क्लियरली दे लैक लीडरशिप
और अ लीडरशिप फिगर इन द ड्रेसिंग रूम जब केन विलियमसन नहीं होता. केन विलियमसन आ जरूर रहा है, बट एक जो वीकनेस मुझे लगती है यहाँ पे वो ये है कि विलियमसन और साउदी दोनों अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं. हाँ, कुछ टाइम से नहीं खेले. तो व्हाट डू यू थिंक, वुड दैट मेक एनी डिफरेंस? मुझे लगता है होगा तो है ही, क्योंकि जब भी प्लेयर एक इंजरी से वापस आता है थोड़ा टाइम उसे लगता है रिगेन करने में. एंड इट्स नॉट लाइक कि न्यूजीलैंड के स्टार्टिंग के मैचेस से ही बहुत ईजी हैं. तो उनको उस टाइम पे वैसे टाइप की लीडरशिप फिगर्स की नॉट जस्ट इन द ड्रेसिंग रूम बट ऑन द फील्ड एज वेल उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी. एंड दोनों टिम साउदी एंड अपना केन विलियमसन दोनों का थोड़ा डूबियस केस है इस टाइम पे. वी आर नॉट रियली श्योर कि लोग स्टार्टिंग से गेम स्टार्ट करने वाले या नहीं करने वाले. तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा यार. एक बार तुम जरा ना, मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द टीम्स हम लोग को थोड़े नाम भी ले लेने चाहिए ताकि लिसनर्स को भी थोड़ा आइडिया लग जाए एग्जैक्टली कौन खेल रहा है. राइट. सो वुड यू जस्ट ब्रेक डाउन द स्पिन एंड पेस डिपार्टमेंट फॉर अस? राइट. तो भाई हमारे सबसे पहले स्पिन की बात करते हैं. इसमें हमारे आएंगे इश सऊदी आएंगे. इश सऊदी कह रहा हूँ, इश सोदी आएंगे, सॉरी. टिम साउदी और इश सोदी को मैंने कंबाइन कर दिया. चैपमैन आएंगे हमारे, रचिन रविंद्र आएंगे, सैंटनर आएंगे. सो आई थिंक स्पिनर्स में भी काफ़ी क्वालिटी है इनके. एंड वैरायटी भी है, लेग स्पिन भी है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी है. तो मतलब हर टाइप के हमें प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. बट व्हाट अबाउट द पेसर्स? यहाँ पे असली क्वालिटी रिलाई करती है. पेसर्स में इनके डैरेल मिचेल आएंगे, और आएंगे हमारे नीशम, एंड आएंगे बोल्ट. ऑब्वियसली बोल्ट हमारे बोगी जो बॉलर हैं. फर्गसन आएंगे, मैट हेनरी आएंगे, एंड टिम साउदी आएंगे. तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट तो नो डाउट सबसे बड़ा प्लेयर होने वाला है मेरे लिए. जेम्स नीशम जो है वो एक ऑलराउंडर की तरह खेलेंगे इफ ही प्लेस. अभी लाइनअप भी डिस्कस करते हैं हम लोग. तो मैट हेनरी का मुझे लगता है देखने में थोड़ा लगेगा कैसा खेलता है वो. थोड़ा आई एम स्टिल रिजर्व्ड अबाउट हिम. टिम साउदी का एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा, बट टिम साउदी का आई पर्सनली बिलीव 2015 वर्ल्ड कप के बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया था थोड़ा बहुत. तो अब कितना इफेक्टिव रहेगा इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे इतनी पिटाई हो रही है. अभी ये लोग जो है स्टार्टिंग में भी आए थे साल के जब 3-0 पिटे थे सब लोग तो इंडिया से. तो आई डोंट नो कितना रहेगा, बट व्हाट आर द पॉजिटिव्स फॉर अस हियर? आई थिंक एक पॉजिटिव हमारा जो होगा सबसे ज़्यादा तगड़ा वो है इनका बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है. इनके जो पेस ट्रियो है बोल्ट, हेनरी और फर्गसन का, वो वी ऑल नो वर्ल्ड रनाउंड है, काफ़ी खतरनाक होने वाला है इंडिया के लिए भी. एंड इस सोदी जो है वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में मैचेस होने वाले हैं. वीकनेसेस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि इनका जो बैटिंग लाइनअप है वो स्पिन के अगेंस्ट स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है. केन विलियमसन का बेस्ट बैट्समैन है स्पिन में. एंड एज आई सेड कि वो थोड़ा डूबियस केस है अभी. वी डोंट नो कि वो स्टार्टिंग से करने वाला है नहीं करने वाला. अपार्ट फ्रॉम हिम टॉम लेदन है जो कि ठीक ठाक रिकॉर्ड है उनका अगेंस्ट स्पिन इन इंडिया. बाकी जो प्लेयर्स है ग्लेन फिलिप्स और विल यंग करके, ये दोनों ने स्ट्रगल करा है इंडिया में जब ये लोग खेलने आए हैं. और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इनका स्पिन के अगेंस्ट. कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत यंग है अभी, तो वो एक इशू हो सकता है यहाँ पे. एक और जो इशू है वो है ब्रेसवेल इंजर्ड है भाई. सबसे बड़ा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं लोग क्यों नहीं बात कर रहे इस चीज़ के बारे में. मे बी बिकॉज बहुत पहले इंजरी हो गई थी. बट ब्रेसवेल को मैं जेन्युइनली मिस करूंगा यहाँ पे. आई थिंक उसने जो इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी अभी अर्लियर दिस ईयर, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करा था. एंड आईपीएल में भी उसके कितना कहा था कि भाई आरसीबी ने क्यों नहीं खिलाया, अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी. आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि अगर यहाँ पे होता तो बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज वो स्पिन भी डाल सकता है. राइट. बट अगर हमने जो अभी कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, लेट्स ट्राई टू मेक अ लाइनअप फॉर दिस. देखो मैंने क्या करा है, मैं लाइनअप को 11 प्लेयर्स होंगे ऑफकोर्स. टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और टेल में डिफरेंशिएट करूंगा. टेल मतलब जो बॉलर्स होंगे, जेन्युइन बॉलर्स होंगे. मिडिल ऑर्डर को भी आप चाहो तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में कर सकते हो, बिकॉज अब हर टीम जो डेप्थ रखने वाली है बैटिंग में. बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ लिसनर्स मैं मिडिल ऑर्डर में ही सबको इंक्लूड कर लूँगा. तो भाई आई थिंक ओपनिंग तो कॉनवे और अपना यंग करेंगे. मुझे लगता है उसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होने वाला. वन डाउन पे केन विलियमसन, व्हेनेवर ही इज फिट ही विल बी द नंबर 3 बैट्समैन फॉर देम फॉर श्योर. मिडिल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं नंबर 4 से. आई थिंक मिचेल स्टार्ट करेगा पहले, डैरेल मिचेल. फिर टॉम लेथम आएगा, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आएगा. ग्लेन फिलिप्स बाय द वे जिनको नहीं पता, इस बार आईपीएल में बहुत धूम मचाई थी भाई. तो आई थिंक अब तक सारे इंडियंस को उसके बारे में कुछ तो पता चल ही गया होगा. राइट. अगर मैं यहाँ से अब थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ आऊँ, एक तो इससे पहले जेम्स नीशम भी आई थिंक कुड बी स्टार्टिंग हियर, बिकॉज वो दोनों डायमेंशंस ऑफर करते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा. उसके बाद एक जो नंबर 8 का बैट्समैन होगा वो मुझे लगता है मिच सैंडनर हो सकता है, बिकॉज एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमें चाहिए होता है यूजुअली वहाँ पर. और फिर जो टेल होगी हमारी उसमें 3 बॉलर्स होंगे, मैट हेनरी, बोल्ट और फर्गसन. अब यहाँ पे आई थिंक टिम साउदी अगर फिट होता है तो शायद मैट हेनरी या फिर फर्गसन की जगह एक बंदे की जगह स्टार्ट कर सकता है इफ दे फील नेसेसरी. बट द पॉइंट इज कि स्पिन अगर हम लोग इसमें देखें तो सिर्फ सैंटनर है एक ऑप्शन.
तो क्या हमें इश सोधी टाइप का बंदा भी स्टार्ट कराना चाहिए, विच मीन्स मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सऊदी और इश सोधी क्या साथ में स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग साइड बोल्ट, मतलब कि फर्गसन और मैट हेनरी दोनों बाहर बैठेंगे। वो एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा देखने के लिए। बट इस लाइनअप में अगर इस फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे तो 8 बैटिंग ऑप्शंस होंगे और 6 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, वेरी सिमिलर टू इंडिया। तो आई थिंक एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। बट हमें इसमें 1-2 वेरिएशंस जो भी मैं टीम बताऊंगा ना यहाँ पे हर टीम के लिए गोइंग फॉरवर्ड, एक वो टेंटेटिव लाइनअप होगी, बिकॉज 9 मैचेस का वर्ल्ड कप होने वाला है आपका और अलग अलग वेन्यूज में होने वाला है, तो चेंजेस हमेशा आएंगे। एक ऐसा नहीं है कि हर टीम जो एक लाइनअप पकड़ लेगी और वही खिलाएगी, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट एक रफ स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा जिसके अराउंड चेंजेस होते रहेंगे। राइट। तो आई थिंक ये एक न्यूजीलैंड का स्ट्रक्चर हो सकता है। इसी में मे बी ऐड 1 मोर स्पिनर, या फिर इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया वहाँ पे धर्मशाला में, तो फिर वहाँ पे यू डोंट नीड दैट स्पिनर, तो उस टाइप से हम लोग थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक न्यूजीलैंड की स्क्वाड थोड़ी सी ना मुझे लगता है फिर से वो अंडर द रेडार जा रही है। ओके, दे डू हैव द पोटेंशियल टू रीच द सेमीज फॉर श्योर, और नहीं भी पहुंचेंगे तो आई थिंक टॉप 5 में फिनिश कर सकते हैं, बहुत हाई चांस है। आई एड बी डिसअपॉइंटेड अगर वो 6th या फिर नीचे आते हैं तो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टीम? नेक्स्ट टीम हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करने वाले हैं भाई। अब हम लोग बोलेंगे इनके पास 3 ऑलराउंडर्स हैं और 6 बॉलर्स हैं। ऑलराउंडर्स में इनके पास आएंगे मार्को जॉनसन आएंगे, एडिले फेलुकोवायो, आई डोंट नो क्या कैसे प्रोनाउंस फेलुकोवायो, हाँ मैं थोड़ा धीरे प्रोनाउंस किया बस उस चीज़ को। बाकी मार्करम आएंगे। बॉलर्स में इनके पास जेराल्ड कोएट्जी हैं, केशव महाराज है। एक तो इंडियंस काफ़ी टीम में है भाई साहब, केशव महाराज है, एनडीडी ऑब्वियसली, रबाडा है, शामजी है और लिजाद विलियम्स है। बैटिंग में इनके पास तेम्बा बावुना है, रीजा हेंड्रिक्स है, एडन मार्करम ऑब्वियसली, डेविड मिलर एंड वैंडर डुसन आएंगे। एंड विकेट कीपर्स में इनके पास क्विंटन डिकॉक ऑब्वियसली एंड क्लासन आएंगे। मार्करम तो बॉलिंग भी कर लेता है, हाँ बॉलिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग में ऑलराउंडर ही हो जाएगा मतलब एक तरीके का। तो आई थिंक यहाँ पर भी मुझे लगता है एनीबडी हु इज स्लीपिंग ऑन साउथ अफ्रीका, ये दे आर जेन्युइन कंटेंडर्स फॉर सेमीफाइनल्स दिस टाइम। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ना पिछले 2-3 साल से बहुत ही अंडर द रेडार गई है, क्योंकि इनका एकदम से वो गोल्डन जनरेशन ने सबने रिटायरमेंट ले लिया था। डिविलियर्स, डुप्लेसी, डेलस्टीन सब चले गए थे, कालिस। बट ऑफ लेट जैसे इन लोगों का एक रिजुविनेशन हुआ है, एक कमबैक हुआ है, वो बहुत ही अननोटिस गया पब्लिक आई में। और मुझे लगता है कि वेस्टर्न मीडिया ने या फिर इवन इंडियन मीडिया ने इतना नोटिस नहीं करा उस चीज़ को, बिकॉज इंडिया से खेल ही नहीं है कुछ टाइम से लोग। बट इन सेइंग दैट मुझे लगता है पिछले 1 साल में काफ़ी इंप्रूव करा इन लोगों ने। अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी, एंड आई थिंक बैटिंग वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग लाइनअप्स है इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक इनकी बैटिंग टॉप 2 या टॉप 4 में आती है, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि इनके मार्करम, क्लासन और डेविड मिलर, वी ऑल नो कि आईपीएल में तो तीनों ने धमाका मचा रखा था, और तीनों लाइन से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी देखा था, 2-0 से हार रहे थे लोग, फिर 3-2 जीत गए थे ओडीआई सीरीज को। और जो आखिरी के 3 वनडे जीते हैं उसमें सब में 100 से ऊपर के मार्जिन से जीते थे। तो कितने रन बनाए इन लोगों ने। आई थिंक बैटिंग में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आई रेड समवेयर कि तेम्बा बावुना का भी जो इस साल का एवरेज है वो 80 के आसपास का है एज एन ओपनर, और क्विंटन डिकॉक भी एज एन ओपनर कितना थ्रेटनिंग है हम सबको पता ही है। राइट। तो अगर इन लोग को बैटिंग पिचेस मिलती है इंडिया में, ये लोग मतलब इंग्लैंड के बाद अगर कोई टीम ऐसी ना जो कि 400 बना सकती है, आई थिंक साउथ अफ्रीका हो सकती है। ओके, दे जेन्युइनली हैव अ चांस। तो मुझे लगता है इनकी बैटिंग सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है, और बैटिंग इस टाइप की है, दे हैव एवरी प्रोफाइल है। मार्करम जैसे लोग, बावुमा जैसे लोग जो इनिंग्स को बिल्डअप भी कर सकते हैं, और फिर मिलर, अपना ये क्लासेन, अपना क्विंटन डिकॉक, ये सब जैसे डिस्ट्रॉयर टाइप के बैट्समैन होते हैं ना, मतलब आती तो मैं रुला देंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हेल्दी कॉम्बिनेशन है। ओनली थिंग इज कि जो जैसे अभी मैंने लाइनअप बनाई थी उसमें शायद बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, जितना कि समबडी लाइक someone like इंग्लैंड की अगर टीम की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो, बट दैट शुड नॉट बी एन इशू होपफुली, बिकॉज इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइक मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर सब फॉर्म में इनके। जैसे इंडिया के लिए हम लोग कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर का क्वेश्चंस थे पहले, ये चीज़ इनके साथ नहीं है। तो आई थिंक इनके सारे बैट्समैन ऊपर के बहुत अच्छे फॉर्म में, विच मीन्स कि नीचे तक बैटिंग ज़्यादा आएगी ही नहीं। तो दे शुड कवर दैट फ्लॉ इन देयर टीम। बट व्हाट अबाउट द वीकनेसेस? वीकनेसेस में आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम होगी वो है कि इनकी जो डेथ बॉलर्स हैं वो उतने खास नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि एज वी ऑल नो नॉर्किया इज ऑल्सो बिग मिस भाई इन दिस वर्ल्ड कप। बहुत बड़ा वीकनेस होने एग्जैक्टली, वो बाहर हो चुका है, एंड जो उसकी जगह जॉनसन है या फिर रबाडा है वो डेथ ओवर्स में काफ़ी रन लीक करते हैं। मगाला भी था कि इनका पेसर, वो भी बाहर हो गया। हाँ, तो उस टाइम पे डेथ ओवर्स में स्पेशली, क्योंकि हमें पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रन, विकेट ना भी दो बट रन बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक और चीज़ जो है वो ये है कि इनका एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं है, थोड़ी उतनी एक्सपीरियंस साइड नहीं है ये, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हिंडर करने वाली है इनको वर्ल्ड कप में। आई थिंक एक और जो सीन है मुझे लगता है कि इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर रबाडा टू स्टेप अप नाउ एंड सील हिज करियर। अगर वो साउथ अफ्रीका का मेन बॉलर बन सकता है डेथ में,
गेटिंग आउट ऑफ द शैडोज ऑफ समवन लाइक नोरकिया, तो आई थिंक उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। साउथ अफ्रीका के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर मैं लाइनअप पे आऊँ यहाँ पे, नहीं, बिफोर दैट लाइनअप आई वुड लाइक फॉर यू टू एक्सप्लेन कि जैसे इनके पास 6 पेसर और 3 स्पिनर है, तो हमने जितनी अभी तक टीम्स देखी उनके थोड़ा बैलेंस था, लाइक 5 पेसर 5 स्पिनर या फिर स्पिन थोड़े ज़्यादा अल्टीमेटली। क्या ये एक्चुअली में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है? हाँ, आई थिंक वो इशू जरूर होगा, बिकॉज हम लोग अभी मैं लाइनअप बताता हूँ आप लोगों को, तो उसमें भी थोड़ा मैं दिखेगा यार कि स्पिन ऑप्शंस में थोड़ी कमी है, जस्ट लाइक न्यूजीलैंड। और ये ना मुझे लगता है कि सारे सेना कंट्रीज में दिखने को मिलेगा। हाँ. और ये मे बी दे आर मिसिंग आउट ऑन अ ट्रिक हियर, बट लेट मी शेयर द लाइनअप व्हाट आई फील। डिकॉक, बावुमा और डुसेन जो है हमारे, वो टॉप 3 होने वाले इन माय ओपिनियन। उसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर में आते हैं, ये सबसे आई थिंक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, सबको पता है कौन खेलने वाला है यहाँ पे। मार्करम, क्लासेन, मिलर और मतलब देखो ये 3 बैट्समैन तो हमारे मेन हो गए मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। नंबर 5 तक हमारी ये बैटिंग हो गई, नंबर 5 तक है, इनफैक्ट नंबर 6 तक बैटिंग है हमारी, 4 डाउन तक बैटिंग है। अब जो नंबर 7 आता है यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा क्या हम लोग अपना डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जॉनसन आएगा बैटिंग करने के लिए, जो कि बॉलिंग करता है। फॉर मी ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो नंबर 7 पे ही एक ऐसा बंदा आना, जैसा हमारे लिए मान लो जडेजा आता है, जो कि बैटिंग भी इक्वली गुड करता है। आई थिंक यहाँ पे हम लोग पॉसिबली एक बैटिंग ऑलराउंडर को प्रेफर करेंगे। नंबर 8 पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो समझ में आता। तो ये एक मेरे लिए पॉसिबल क्वेश्चन है, बट जैसे कि मैंने पहले कहा था, इनके इसके ऊपर कि 6 के 6 बैट्समैन इतने अच्छे फॉर्म में है कि यहाँ तक बैटिंग आएगी ही नहीं शायद। पॉसिबली दी ओनली टीम जहाँ पे सारे बैट्समैन बहुत तगड़े फॉर्म में, जितने भी हैं 5 से ऊपर के, तो और सब लोग रेगुलरली खेल भी रहे हैं। तो आई थिंक ये एक मतलब एक डिलेमा भी हो सकता है, बट आई थिंक दे कुड हाइड दिस फ्लॉ इन माई ओपिनियन। इसके बाद अगर मैं फेलिक्स वायो की बात करूँ, वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, नंबर 8 पे आ सकता है। और अगर मैं टेल की बात करूँ, आई थिंक यहाँ पे रबाडा, महाराज और एनगीडी आएंगे। तो टोटल में 8 बैटिंग ऑप्शन और 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे कि न्यूजीलैंड के लिए था। तो ऑन पेपर 8 बैटिंग ऑप्शन हैं, बट उसमें से 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स होने वाले हैं। एक वो क्वेश्चन रहेगा। ओवरऑल आई थिंक स्पिनर्स का इशू हो सकता है यहाँ पे, और उस स्पिनर्स का इशू पर्टिकुलरली मैटर नहीं करता शायद अगर नोरकिया जैसे बॉलर्स होते पेस लाइनअप में, क्योंकि वही कॉम्पनसेट करते थे। बट यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक साउथ अफ्रीका का जरूर हो सकता है। आई थिंक वर्ल्ड कप की जो उनकी होप्स थी, अगर ये नोरकिया वगैरह सब खेल रहे होते ना, तो आई थिंक दे कुड हैव बीन मेजर कंटेंडर्स फॉर सेमीफाइनल्स। अब इन इंजरीज के चलते है ना, द एरिया फॉर द नंबर 4 स्पॉट इज वाइड ओपन इन माय ओपिनियन। आई थिंक 1, 2, 3 हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, ऑल्दो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। आई वुड बी सरप्राइज अगर समवन लाइक, चलो मैं नाम अभी नहीं लूँगा, बाद में बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स जस्ट लाइक न्यूजीलैंड, बट दे स्टिल हैव सम इश्यूज जो कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी वजह से हाईलाइट हो सकते हैं। बेसिकली स्पिनर्स ना होना, अगर बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है तो, टू रिलायंट ऑन पेसर्स, ये इश्यूज शायद आ सकते हैं। बहुत डिपेंड ये भी करेगा कि आपके किन वेन्यूज पे मैचेस होने वाले हैं, कितने मैचेस किस वेन्यू पे होने वाले हैं, वो भी बहुत डिपेंड करेगा। बट लेट्स सी पिचेस किस टाइप की होती हैं। अगर इन्हें फेवर करता है, इन्हें अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अगेंस्ट इनका ईडन गार्डन्स में होने वाला मैच, तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट, तो लेट्स सी कैसा होता है। दे कुड रीच द सेमीफाइनल्स, बट लेट्स मूव ऑन टू आई थिंक नाउ द मेन 4 टीम्स। राइट, इंग्लैंड की बात करते हैं सबसे पहले। इंग्लैंड से पहले पाकिस्तान ही कर लेते हैं। अच्छा, ओके। पाकिस्तान वापस सब कॉन्टिनेंट, आई थिंक इंडिया के साथ आना चाहिए वापस। नहीं भाई, पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है भाई, तो पाकिस्तान की बात करते हैं अब। पाकिस्तान का भी लाइटअप अच्छा लग रहा है, बट इसमें भी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। बैट्समैन की बात करते हैं, सबसे पहले बाबर आजम आएंगे ऑब्वियसली, अब्दुल्ला शफीक है, फ़खार जमान है और इमाम उल हक है। विकेट कीपर इनके पास एक ही है, वो मोहम्मद रिजवान होने वाले हैं। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, इनके पास 5 ऑलराउंडर है। इफ्तिकार अहमद है, सलमान आगा है, साउद शकील है, शादाब खान है और नवाज है ऑब्वियसली। एंड बॉलिंग में भी इनके पास 5 है, हारिस रौफ है, हसन अली है, वसीम जूनियर है, शहीन है और उसामा मेरा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नसीम शाह नहीं खेल रहा वर्ल्ड कप। आई थिंक सबसे बड़ा हिट है उनके लिए, बिकॉज एशिया कप में हमने देखा था क्लियरली द बेस्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान इन माय ओपिनियन। सबसे ज्यादा ट्रबल करके रखा हुआ था उसने। आई नो शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत तगड़ा बॉलर है, बट ऑफ लेट तो मुझे लग रहा था कि नसीम शाह वॉज मोर ट्रबलसम। तो वो बहुत बड़ा हिट होने वाला है। उसके जगह पे हसन अली आया है, अब पता नहीं कैसा खेलेगा वो भी भाई, बहुत रेगुलर नहीं रहा है ऑफ लेट। वो उसने सेलिब्रेट करा था, उसके गर्दन में नस खिंच गई थी सेलिब्रेट करने के चक्कर में, तो थोड़ी कॉमेडिक रिकॉल वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे
what would you say are the positives first? Let's go on the positives. सबसे पहले बात करते हैं, आई थिंक एक चीज़ जो है जो बहुत कॉमन है, सबको पता होगी, वो है कि इनका पेस लाइनअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. पहले मैं आपको बता दूं, इनके पास 6 स्पिनर है और 4 पेसर है, और चारों पेसर जो है वो क्वालिटी पेसर्स हैं. सो इनका पेस लाइनअप काफ़ी अच्छा है. एक जो चीज़ और पॉसिबल है वो है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर थोड़ा आता है इनके में. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? वो आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव वही है इनका. ओके, यू कांट प्रिडिक्ट कि ये कैसा खेल रहे हैं, बिकॉज अगर मैं कुछ वीकनेसेस की बात करूं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पॉजिटिव समझ में आएगा. ऑफ लेट इनका फॉर्म बहुत खराब रहा है. हाँ. अभी तक ये नंबर 1 ओडीआई टीम बने हुए थे, बट विद ऑल डू रिस्पेक्ट आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ था कि आप किन टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, कैसी पिचेस पे खेल रहे हो. जहाँ थोड़ी क्वालिटी आई एशिया कप में तो थोड़े एक्सपोज से हो गए वो. आई थिंक पाकिस्तान का जो इतना पॉजिटिव वाइब्स पोटेंशियली थी कि वो नंबर 1 टीम है, वो बहुत ही ज़्यादा ना डबल फेस था वो, मुझे लगता है. बिकॉज एक साइड इग्नोर कर रहे थे सब. हाँ, मतलब जो सामने जो तुम्हें दिख रहा है उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम्हें मास्क कर दी तुमने उस चक्कर में. बट अब प्रॉब्लम्स निकल के आई है एशिया कप के वजह से, विच इज़ अ वेरी बिग नेगेटिव कि इनका वर्ल्ड कप से जाने से पहले जस्ट पहले का जो फॉर्म है वो बहुत गंदा है इसमें. बट इन सेइंग दैट मुझे लगता है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला भाई हम दोनों को वही प्रॉब्लम हो रही है क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है, जो फैक्ट है, वो यहीं से काउंटर होता है कि इतना खराब फॉर्म है फिर भी कई लोग फैंसी कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जाएंगी. तो दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल फॉर द टीम, बिकॉज हमने कितनी बार देखा है कि पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो और फिर भी आपको सरप्राइज कर देती है, या फिर आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो और आपको सरप्राइज करके हार जाती है. तो विच काइंड ऑफ हैपेंड इन द एशिया कप. सो आई थिंक अभी राइट नाउ दे वोंट बी गोइंग इन एज द फेवरेट्स, जो कि कई लोग सोच रहे थे शायद. अब मुझे नहीं लगता कि वो फेवरेट्स का टैग उनके पास रहेगा, बट दे आर द मोस्ट डेंजरस व्हेन दे आर नॉट द फेवरेट्स. आई थिंक वो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है. अंडरडॉग्स बन के जाना पसंद है. डार्क हॉर्स कहूंगा मैं, अंडरडॉग्स नहीं कहूंगा, डार्क हॉर्स. हमेशा पाकिस्तान को एज डार्क हॉर्स अगर आप कंसीव करो ना तो वो सही लगता है मुझे. बट हाँ, व्हाट आर द नेगेटिव्स है? 2 नेगेटिव्स और है अपार्ट फ्रॉम अपना जो हमने बोला कि इनका फॉर्म उतना खास नहीं है एंड नसीम शाह इंजर्ड है. एक जो चीज़ और है कि इनके जो 6 स्पिनर्स इन्होंने ले तो लिए हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्पिनर्स हैं 100%. एंड एक और जो फैक्टर है वो ये है कि इनका जो रिलायंस है बैट्समैन में ऑन द टॉप 3 बैट्समैन, वो बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट पूरे साल में 70% ऑफ द रन जो आए हैं वो इन टॉप 3 बैट्समैन से ही आए हैं. 70 आई थिंक 60% के आसपास. ओके, 60%. बट हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ये टॉप 3 बैट्समैन ही अभी नहीं चल रहे एशिया कप में. सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इनका टॉप ऑर्डर क्रम्बल करता है अगेंस्ट सम क्वालिटी फास्ट बॉलर्स जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होते हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं. तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज बेसिकली सब कॉन्टिनेंट की बाहर की जो टीम्स हैं ना प्लस इंडिया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं इन मैचेस में. श्रीलंका के अगेंस्ट भी अभी हारे थे ये लोग, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर श्रीलंका इनके ऊपर भी फिनिश करती है तो. ओके, मैं ये श्रीलंका और पाकिस्तान मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स होने वाली है इस वर्ल्ड कप में. तो पाकिस्तान कैन रीच द सेमीफाइनल्स आई थिंक, बट जैसे तुमने स्पिनर्स खेले का, कई लोग कहेंगे कि स्पिनर्स में क्या प्रॉब्लम है. यार मुझे लगता है कि पहली बात तो शादाब जो है हमारा, शादाब खान ऑन पेपर इनका मेन स्पिनर है, लेग स्पिनर, बट पिछले 1-1.5 साल में ही हैज बीन हॉरेंडस. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. इफ्तिकार अहमद डालेगा, नवाज डालेगा, ये लोग डाल सकते हैं बॉलिंग, बट बहुत इफेक्टिव नहीं रहे हैं ऑफ लेट. तो आई थिंक ये लोग मेन स्टार्ट करने वाले लाइनअप में. अब मैं लाइनअप बता देता हूँ आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मी क्या हो सकती है. इमाम उल हक और फ़खर जमान जो अपने ओपनर्स होंगे. बाबर नंबर 3 पे आएंगे हमारे लिए. फिर मिडिल ऑर्डर में रिजवान होंगे, इफ्तिकार होंगे, सलमान हो सकते हैं और शादाब खान हो सकते हैं. शादाब खान एट नंबर 7 वंस अगेन एक काइंड ऑफ एक बॉलिंग ऑलराउंडर में कह सकता हूँ उनको. तो वो एक डेप्थ वाला थोड़ा क्वेश्चन आ जाएगा. बट उसके बाद नवाज भी बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं. नवाज शायद ऊपर बैटिंग भी कर सकते हैं इफ दे वांट टू. तो शादाब खान नीचे आ सकता है बैटिंग करने के लिए. तो ओवरऑल बैटिंग भी 8 बैटिंग ऑप्शंस हो जाएंगे इनके पास. बॉलिंग में जो टेल है इनकी वो हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी और अपना हारिस रऊफ के साथ होने वाली है. तो तीनों पेसर्स होंगे. तो यहाँ पे कुल मिला के 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे इन ऑल दीज 3 नेम्स दैट आई जस्ट टुक, प्लस नवाज, शादाब एंड इफ्तिकार, जो कि 3 स्पिनर हो जाएंगे. तो बेसिकली लाइनअप में 3 पेसर्स और 3 स्पिनर्स होंगे आपके पास. गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द स्किल सेट्स. बैटिंग डेप्थ भी है ठीक ठाक, बट वही है कि इसमें से कितने लोग फॉर्म में होंगे, कितने लोग टर्न अप करेंगे जब मैटर करेगा. तो अब वहीं पे वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात आ जाती है. सो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज पाकिस्तान के लिए कुछ भी अभी अज्यूम करना बहुत गलत होगा मेरे लिए. लेट्स वेट आउट फॉर द वार्म अप मैचेस, तब हम लोग शायद एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाए. राइट नाउ आई एम नॉट रूलिंग देम आउट फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, बट आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये लोग 5th 6th भी फिनिश करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल 3 टीम्स, जो कि आई थिंक
सारी प्रेडिक्शंस में हर एक्सपर्ट ने कहा कि ये 3 टीम्स को क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। हाँ राइट। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसी टीम है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से अगर कोई एक टीम है जो मुझे लगता है शायद क्वालिफाई ना करें। मुझे लगता है कि वैसे तो कर ही जाएंगे क्वालिफाई, बट अगर मुझे हाइपोथेटिकली एक टीम पिक करनी हो तो इस वक्त मुझे लगता है वो ऑस्ट्रेलिया होगी। आई थिंक सबको ही लेगा क्योंकि उनका फॉर्म ही ऐसा रहा है इस टाइम, फॉर्म ऐसा रहा है। और आई नो एक तो ना ये इंडियन फैंस को पता नहीं क्या आजकल सोशल मीडिया पे है, ये तुम ऑस्ट्रेलिया की भक्ति क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक तो प्रॉब्लम ये कि चलो आप ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहे हो तो कर रहे हो, बट यू आर डूइंग दैट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया। हाँ कि भाई तुम्हें पता नहीं है अभी तो हमने पीट दिया लेकिन हमें पीट देंगे वर्ल्ड कप में। अबे तुम कैसे मतलब अपनी कंट्री को सपोर्ट करो भाई। बट मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना ऐसा हवा बन गया है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा वर्ल्ड कप में अच्छा तो करती ही है, तो चाहे कितना भी पिट जाए लेकिन अच्छा ही करेंगे वर्ल्ड कप में आके। ऑफ कोर्स कर सकते हैं और करेंगे भी प्रॉबेबली, बट यू कांट डिस्काउंट द फैक्ट कि ये बहुत बुरी तरीके से पिट के आ रहे हैं अभी हर मैच में, एक्सेप्ट द लास्ट ओडीआई जहाँ पे इंडिया भी मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी मैच को लेकर। अगर थोड़ा सीरियस होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। मतलब वॉशिंगटन सुंदर को तुमने ऊपर बैटिंग करा दी भाई, ओपनिंग करने, हाँ, सही में। बट अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करूँ, व्हाट आर दे फॉर? सबसे पहले स्क्वाड की बात करते हैं क्योंकि स्क्वाड हमने अभी तक बताई नहीं है सबको। बैट्समैन की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ होगा, ट्रैविस हेड होगा, डेविड वार्नर होगा। विकेट कीपर में एलेक्स कैरी होगा और जॉश इंग्लिश होगा। ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन है हमारा, मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस टॉयनस है, मार्नस लाबुशेन है और शॉन एबॉट है। 6 ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। पैट कमिंस भी मैं कहूँगा कि पैट कमिंस भी हाँ ऑलराउंडर में आ जाएगा एक्चुअली में। एंड जो बॉलर्स हो गए फाइनली वो इनके पास हेजलवुड है, जाम्पा एंड स्टार्क है। सो ऑल एंड ऑल देखें तो इनके 7 पेसर हैं और 3 स्पिनर हैं। अगेन वही प्रॉब्लम है एन असीना कंट्री। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर है, एडम जाम्पा। जो बाकी स्पिनर्स हैं वो बेसिकली लाबुशेन और मैक्सवेल नाम के। मैक्सवेल को मैं फिर भी कह सकता हूँ कि वो डाल लेता है, अभी 4 विकेट लिए थे उसने। लाबुशेन तो मतलब वही फॉर्मेलिटी वाली बात हो रही है थोड़ी बहुत। इट्स लाइक सेइंग कि रोहित शर्मा भी बॉलिंग कर लेता है, सचिन भी बॉलिंग कर लेता है। सो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनने दो मेजर टॉकिंग पॉइंट्स होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ट्रैविस हेड को इंजरी के बाद भी इंक्लूड करा हुआ है, विच काइंड ऑफ प्रूव्स माय पॉइंट कि स्पिन इतना लैक करते हैं ऊपर स्पेशली बैटिंग में, कि उन्होंने कहा भाई ट्रैविस हेड तू टीम में रहे, तो जब भी फिट होगा तो सीधा स्टार्ट करेगा क्योंकि तू स्पिन भी डालता है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक बोल्ड मूव है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो नहीं खेलता तो एक आपका बेसिकली प्लेयर वेस्ट हो रहा है फिर। और गिवन कि 9 मैचेस होने वाले हैं, आपको सारे प्लेयर्स रोटेट करना जरूरी है। सो यू नीड डेप्थ इन योर स्क्वाड। आप बेसिकली एक इंजर्ड प्लेयर को लेके जा रहे हो सब, तो आपके पास एक स्लॉट कम है, आप इफेक्टिवली 14 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो स्टार्टिंग में। सेकेंडली एस्टन एगर का जो इन्होंने ओमिशन करा है एट द एक्सपेंस ऑफ लाबुशेन। ऑफकोर्स कह तो नहीं कि वो इंजर्ड है, काफ इंजरी से रिकवर नहीं कर पाया, बट क्या हमें उसको भी स्क्वाड में रखना चाहिए था जैसे हमने ट्रैविस हेड को रखा है? राइट, मे बी इवन अहेड ऑफ ट्रैविस हेड, बिकॉज ट्रैविस हेड का तो कंफर्म्ड है कि वो ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड कप मिस करने वाला है। एस्टन एगर एक और स्पिनर होता हमारे पास तो हमारे पास थोड़ी वैरायटी होती। व्हाट अबाउट द फैक्ट कि अगर तुम्हारे मैचेस, जैसे पहला मैच इंडिया से चेन्नई में होने वाला है, वहां पे तुम्हें स्पिनर्स चाहिए होंगे भाई, तो तुम सिर्फ जाम्पा पर रिलाई करने वाले हो क्या? आई थिंक बहुत बड़ा एक ये पॉइंट ऑफ ये पॉसिबली फ्लॉ है अभी स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की। और थोड़ा सा ये एस्टन एगर के जाने के बाद से वीक हो गई है स्क्वाड, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज स्पिनिंग ऑप्शंस आपके पास है नहीं ज़्यादा। और अगर मैं यहाँ पे एक और नेगेटिव की बात करूँ तो दैट कुड पॉसिबली बी द फैक्ट कि इनके जो बैट्समैन भी है ना सारे, मिचेल मार्श ले लो तुम, कैमरन ग्रीन ले लो, सब जो है वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही करते हैं और सारे के सारे राइट हैंडेड हैं। सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड पेसर है जो कि है मिचेल स्टार्क। अच्छा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और अपना हेजलवुड, तीनों को साथ में स्टार्ट कराना ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है, बट तीनों साथ में बहुत अच्छा खेल नहीं रहे ऑफ लेट ओडीआईज में। तो आई डोंट नो कैसे लोग, हाउ विल दैट पैन आउट। और कमिंस की अगर मैं एक और नेगेटिव कौन बताऊं, बेसिकली पैट कमिंस ने सिर्फ 3 ओडीआईज में कप्तानी करी है भाई। राइट, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई कैप्टन जो कि एक फॉर्मेट में सिर्फ 3 मैचेस के लिए कैप्टन रहा है, उसको वर्ल्ड कप में आप कैप्टन बना के भेज रहे हो। सिर्फ 3 मैच का एक्सपीरियंस है ओडीआईज में। दैट्स ऑल्सो अ बिग कंसर्न। बट व्हाट अबाउट द पॉजिटिव्स? पॉजिटिव्स हमारे यही होंगे भाई। एक तो हमारा आएगा कि अपना जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें। आई नो कि थोड़ी उस एक्सपेंस पे हो रहा है कि अपने स्पिनर्स है ही नहीं इसमें, बट बैटिंग डेप्थ आई थिंक ऑन पार विद इंग्लैंड है। इंग्लैंड है ऑन पार विद इंग्लैंड का नाम बना हुआ है इस बात को लेकर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी ऑन पार, अभी मैं बताऊंगा लाइनअप में। बट हाँ, एंड एक और जो होगा वो यही है यार कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया एंड दैट टू इन वर्ल्ड कप्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीज़ किक इन करेगी। एक बिग टीम होने के नाते सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं अभी तक, तो वो चीज़ किक इन कहीं ना कहीं करेगी।
आई नो कि हमें रीसेंट फॉर्म भी लेके चलना चाहिए साथ में, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, काफ़ी मार पिटाई हुई है इनके साथ, बट देन अगेन इज़ द वर्ल्ड कप, एंड अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं देन वो लोग फिर से यही प्रूव कर देंगे कि भाई क्यों उन्हें माना जाता है वर्ल्ड कप के एकदम बॉस माना जाता है। मतलब हाँ, वो फॉर श्योर मुझे भी लगता है कि फुल्ली वैलिड चीज़ है। बट अगर ऑस्ट्रेलिया बाय चांस क्वालिफाई नहीं करती, बिकॉज पता है मुझे लगता है कई लोग भूल रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप भी जो था लास्ट ईयर उसमें भी क्वालिफाई नहीं करी थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड करे थे। सो इट्स नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया इज कंप्लीटली इनविंसिबल इन द वर्ल्ड कप्स। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज एंट्री होती है ऑफ समवन लाइक मे बी से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों ही क्वालिफाई कर जाए। तो इन दैट पोजीशन अगर किसी एक टीम को बाहर निकालना होगा इन टॉप 3 टीम से, आई थिंक दैट कुड बी ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। मे बी दिस विल एज रियली बैड और ऑस्ट्रेलिया बहुत गलत प्रूफ कर देगी, बट लॉजिकली आई थिंक अभी वही मुझे लगता है। बट लेट्स मूव ऑन टू इंडिया नाउ। आई थिंक इंग्लैंड को लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब पहले लाइनअप तो बता दें। अच्छा, लाइनअप बता देते हैं। अच्छा हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी नफरत है कि लाइनअप ही नहीं बताया। आई थिंक लाइनअप जो मैंने बनाई है, कंसिडरिंग कि ट्रैविस हेड ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, तो उसको अभी हम लोग लेके हटा के मतलब चलते हैं अभी। मार्श और वार्नर ओपनिंग करने चाहिए मेरे लिए, और स्मिथ मंडोन आना चाहिए। फिर लाबोशेन, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, ये हमारे मिडिल ऑर्डर फॉर्म करेंगे। उसके बाद कमिंस और स्टार्क, आई थिंक स्टार्क भी बैटिंग कर लेता है थोड़ी बहुत। हाँ। तो कमिंस और स्टार्क हमारा काइंड ऑफ लोअर मिडिल ऑर्डर बना सकते हैं, और लास्ट में फिर हेजलवुड और जाम्पा आ जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल इन 11 में से 9 बैटिंग ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं जो कि बैटिंग करने का दम रखते हैं यहाँ पे, और 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हो जाएंगे, दैट टू एक्सक्लूडिंग लाबुशेन और सी स्मिथ। उसके अलावा भी हमारे पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, उनको इंक्लूड कर ले तो 9 बैटिंग ऑप्शंस, 9 बॉलिंग ऑप्शंस। इस लेवल की डेप्थ है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है उनके लिए। दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी टू ऑफर, बट जहाँ वैरायटी मैटर करती है विच इज द स्पिन ऑप्शन, वहाँ पर थोड़ा लैक करते हैं। राइट, कैन दैट कॉस्ट देम, आई डोंट नो। बट लेट्स मूव ऑन टू इंडिया नाउ। इंडिया के लिए इंडिया आई थिंक पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, इंडिया लास्ट में करेंगे। नहीं, इंडिया की पहले बात करते हैं। ओके, इंडिया को, क्योंकि आई थिंक इंडिया के ऊपर भी थोड़ी 1-2 चीज़ें हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। ओके, या फिर जो कंसर्न्स रहेंगे पॉसिबल उनको डिस्कस करना चाहिए। व्हाट वुड यू से अबाउट इंडिया? इंडिया की आई थिंक स्क्वाड काफी अच्छी लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि अश्विन आ चुके हैं, जो भी प्लेयर्स हैं आई थिंक सभी अच्छे फॉर्म में है, अच्छे रिदम में है अभी। बैटिंग में हम लोग बात करें, रोहित शर्मा ऑब्वियसली हमारे कैप्टन है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। विकेट कीपिंग में हमारे पास KL राहुल और ईशान किशन है। ऑलराउंडर्स हमारे पास हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, अश्विन और शार्दुल ठाकुर है। एंड बॉलर्स में हमारे पास आएंगे बुमराह, कुलदीप यादव, शामी और सिराज। अल्टीमेटली हमारे पास 3 स्पिनर है और 5 पेसर है। आई थिंक अश्विन के आने के बाद से टीम फॉर मी लुक्स मच बेटर। हाँ, ओके। आई फील रियली बैड फॉर अक्षर पटेल। आई थिंक बहुत हार्ड डन हुआ है वो, बट अश्विन के आने से डेफिनेटली ज़्यादा बैलेंस मिला है। मतलब हार्ड डन भी वी डोंट रियली नो ना, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो वो 3 हफ्ते और इंजर्ड रहने वाला है, तो वी डिडंट रियली हैव अ चॉइस। मतलब हार्ड इन द सेंस कि फेट ने उसको बहुत हार्ड डन कर दिया, गॉड ने उसको बहुत हार्ड डन कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है ना अश्विन का इंक्लूजन एक और डिलेमा को सॉल्व करता है। बेसिकली 2 कैंप्स थे इस वक्त, 2 पर्सपेक्टिव थे चीज़ को लेके। एक जो हम लोग का था कि एक एक्स्ट्रा हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए, तो नंबर 8 पे एक बैट्समैन चाहिए, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। और दूसरा कैंप था, कई लोग बोल रहे थे कि हमें एक प्रॉपर बॉलर चाहिए वहाँ पर। तो अश्विन ना वो मिडिल ग्राउंड है मेरे लिए, बिकॉज अश्विन इन प्रिंसिपल इज अ प्रॉपर बॉलर। यू कांट गेट अ बेटर स्पिनर दैन दिस। तो अश्विन बॉलिंग 100% एक जेन्युइन बॉलर है, हु ऑल्सो हैपन्स टू बैट अ बिट, बिकॉज शार्दुल ठाकुर वॉज नॉट एग्जैक्टली अ कंप्लीट बॉलर, बट अश्विन इज। सो उस वाले कैंप को भी सेटिस्फाई कर दिया और हमारे कैंप को भी सेटिस्फाई कर दिया। आई थिंक अश्विन एक वो ऑब्वियस सोल्यूशन था जो कि हम लोग हमेशा से कहते आ रहे थे। ये जो 2 कैंप बने हुए थे वो इसीलिए थे क्योंकि शामी और शार्दुल ठाकुर के बीच में क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो आई थिंक अश्विन ने वो चीज़ काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है फॉर श्योर। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव्स की बात करूँ, आई थिंक बहुत पॉजिटिव्स रहेंगे, नॉट जस्ट अश्विन बट द फैक्ट कि कुलदीप यादव इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी। हमारा पेस लाइनअप जेन्युइनली थ्रेटनिंग लगता है मुझे इस टाइम पे। बुमराह, अपना सिराज, अगर शामी खेलेगा तो शामी भी, हार्दिक पांडे भी अब 140 किलोमीटर्स दोबारा टच करने लग गया है। आई थिंक काफ़ी पोटेंशियल है हमारे पेस लाइनअप में भी। काफ़ी लोग अंडरएस्टिमेट करेंगे बिकॉज सब लोग बोल्ट के सपने देख रहे हैं, स्टार्क के सपने देख रहे हैं, बट डोंट क्लोज योर आई ऑन द इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइनअप। आई थिंक इंडिया का मैं वो कहूँगा सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के पास है, एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पेसर्स भी हैं। मे बी नॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेसर्स, बिकॉज सिराज जैसे लोगों का पहला वर्ल्ड कप होने वाला है ये, बट ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस के हिसाब से दे आर राइट अप देयर। राइट। तो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन और बैलेंस बहुत ही हेल्दी है, और दोनों डिपार्टमेंट में स्किल सेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इंडिया के लिए बॉलिंग तो मुझे सॉर्टेड लगती है पूरे हद से। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करूँगा। वहाँ पे बात आती है बैटिंग की।
बैटिंग में पॉजिटिव क्या है, जो हमारे टॉप 3 है वो फॉर्म में है इस वक्त, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कोहली, शर्मा और गिल, स्पेशली गिल तो भाई बहुत अच्छे फॉर्म में इस वक्त। आई थिंक वहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं है। एक जो नेगेटिव होगा या फिर एक कंसर्न होगा, मेरे लिए वीकनेस होगी, वो है मिडिल ऑर्डर में। आप कहोगे मिडिल ऑर्डर में श्रेयस ने 100 मार दी, केएल ने 100 मार दी, ईशान किशन अच्छा खेल रहा है, स्काई ने अच्छा खेल दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कई लोगों का पहला वर्ल्ड कप है, पहली बात तो ये एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे। हमारे मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस नहीं है इस वक्त। सेकेंडली जडेजा का जो अभी कंसर्न, एग्जैक्टली मुझे जडेजा का एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग स्टैट पता चला था। द लास्ट टाइम ही स्कोर्ड 50 इन एन ओडीआई मैच इन अ होम मैच, वो दैट वाज इन 2013। आई थिंक वो उसकी बात भी है कि वो बैटिंग करने को कितनी मिलती है यार। आई थिंक 10 साल हो चुके उस बात को, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बैटिंग का चांस ही नहीं मिला होगा। हाँ, कभी ना could be, बट जडेजा के लिए मैं वही कहूंगा कि ही विल टर्न अप व्हेन इट ट्रूली मैटर्स। आई वुड स्टिल लाइक टू बिलीव दैट। तो जडेजा का चाहे जैसे वो युवराज सिंह वाला सीन था ना, काइंड ऑफ जडेजा का उसका वैसा सीन है कि कितना भी खराब फॉर्म चल रहा हो, जब मैटर करेगा ना तब टर्न अप करेगा। तो आई थिंक जडेजा को हमें बैक करना चाहिए फॉर श्योर। बट अभी हाँ, राइट नाउ ऑन पेपर ये एक मिडिल ऑर्डर वाला कंसर्न रहता है। ओवरऑल क्या इंडिया कहाँ तक पहुंच सकती है? आई थिंक सेमीज में नहीं पहुंचेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ा। आई थिंक इंडिया विल एंटर एज वन ऑफ द फेवरेट्स। ये बात मैं 1 साल से कहता आ रहा हूँ चैनल पे। आई थिंक कितना भी बुराई कर लो इंडिया की, जैसा अभी आई एम हैप्पी कि फाइनली सारे फैंस जो है दे आर वेकिंग अप टू द फैक्ट कि इंडिया का माहौल अच्छा बन रहा है। फाइनली थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। अश्विन के इंक्लूजन से भी फैंस थोड़े खुश हुए हैं। इससे पहले तो हर बात पे गाली दे रहे थे यार। तो आई थिंक अब थोड़ी वो वाइब पॉजिटिव बन रही है। मे बी वील एक्सप्लोर दिस इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट हाँ, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, एक बिल्डअप बन रहा है इंडिया की टीम का, नैरेटिव भी अच्छा बन रहा है। I would probably share that narrative in the predictions video on 4th October. मेरे पास 2 और पॉजिटिव्स हैं। दैट इज़ कि अगर हम लोग थोड़ी हिस्ट्री के हिसाब से चलें, एक तो हम लोग बहुत बार ये चीज़ बोल चुके हैं, बट यही है कि लास्ट के 3 वर्ल्ड कप्स जो हैं, जिसके घर में मैच हुए वो वही टीम जीती है। तो होम मैच है, तो बहुत होम कंडीशंस में हो रहा है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सेकंड इसकी 2015 वर्ल्ड कप में नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, और 19 में नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम। अरे वो सिर्फ वहां तक नहीं है, वो पूरा 21th सेंचुरी में सारे वर्ल्ड कप्स का है, सिवाय 2011 वर्ल्ड कप तो उसमें इंडिया नंबर 2 थी। हाँ, बाकी सारे वर्ल्ड कप में जो नंबर 1 रैंक टीम होती है वही जीतती है। ओके, सो देखते हैं। वो तो चलो अभी बहुत बात कर रहे हैं, बट मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि इंडिया का बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज घर पे भी खेल रही है, तो सबसे ज्यादा वेल सूटेड आप ही हो कंडीशंस के लिए। और जो बॉलिंग है ना, मेन इशू हमेशा बॉलिंग का होता है। बॉलिंग बहुत सॉर्टेड है हमारे इस वक्त। अगर ये सब लोग अपने अच्छे फॉर्म में रहेंगे भाई, हम लोग बहुत इजीली हर टीम से compete कर सकते हैं। ओके, और अब जो स्पिनर्स में वैरायटी आ गई हमारे पास, सम स्लो रैंक टर्नर्स लाइक मे बी रैंक टर्नर तो चलो ओडीआई में कुछ भी नहीं होता है, बट स्लो विकेट्स लाइक लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पर भी अब हम लोग वेल कवर्ड है, वेल सेटल्ड लगते हैं मुझे बिकॉज ऑफ अश्विन इंक्लूजन। तो आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड वाइब्स राइट नाउ। आई थिंक दे शुड बी रीचिंग द सेमीफाइनल्स, होपिंग कि टॉप 2 में फिनिश करें एंड जीतेंगे कि नहीं वो 4 को डिसाइड करेंगे। बट अगर मैं लाइनअप की बात कर लूँ जल्दी से, आई थिंक लाइनअप हमने बहुत बार डिस्कस करी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली टॉप 3 होंगे हमारे। उसके बाद यहाँ पे केएल राहुल आई थिंक नंबर 4 पे आने चाहिए। नंबर 5 पे कई लोग कहेंगे श्रेयस अय्यर या फिर ईशान किशन। फॉर मी ईशान किशन राइट नाउ। उसके बाद जडेजा और हार्दिक पांड्या आएंगे, जिस भी ऑर्डर में आप चाहो, डिपेंडिंग ऑन की लेफ्ट आर्म बॉल डाल रहा है फिर राइट आर्म। फिर डिपेंडिंग ऑन पिच या तो अश्विन या तो शार्दुल ठाकुर, राइट। और उसके बाद बुमराह और सिराज। आई थिंक यही लाइनअप रहेगी। इसी में हम थोड़ा सा वेरिएशन करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन ऑपोजिशन क्या इजी है कि नहीं है, रेस्ट देना कि नहीं देना, शामी भी आ सकता है कैसी है। एग्जैक्टली ये हमने डिटेल में पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। तो वंस अगेन जिनको देखना है, इंडिया का पूरा गेम प्लान फॉर दिस वर्ल्ड कप हमने पिछली वीडियो में ब्रेक डाउन करा है कि हर मैच में क्या लाइनअप होनी चाहिए एग्जैक्टली, हर प्लेयर को डिस्कस करा है और कैसे कंडीशंस में होना चाहिए। तो सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। बट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टीम विच इज इंग्लैंड। और इंग्लैंड को लास्ट क्यों रखा है? बिकॉज इंग्लैंड की सबसे ज्यादा हाइप है राइट यहाँ पे। तो व्हाट अबाउट इंग्लैंड भाई? इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं। बैटर्स में हमारे आएंगे हैरी ब्रूक आएगा, डेविड मलान आएगा, जो रूट आएगा। विकेट कीपिंग में हमारे पास जॉस बटलर है ऑब्वियसली एंड जॉनी बेयरस्टो है। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, यहाँ पे मोइन अली है, बेन स्टोक्स है, लिविंगस्टोन है, सैम करन है, डेविड विली है, क्रिस वोक्स है। एंड फाइनली बॉलर्स हमारे पास 4 हैं। एटकिंसन आएगा, आदिल रशीद आएगा, टोपली आएगा और मार्कवुड आएगा। तो ऑल इन ऑल इनके पास भी 3 स्पिनर हैं और 7 पेसर हैं। एक जो वही बड़ा कंसर्न आएगा देखती, पता है मैं ना थोड़ा सा एक्चुअली मिथ्स थोड़े से ब्रेक करना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक इंग्लैंड का भी ना बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है एंड राइटफुली सो, बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं। बट ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड।
I still expect them to reach the semi-finals, possibly even the finals as defending champions. बट इतना आसान नहीं होने वाला है. लेट मी पॉइंट आउट सम प्रॉब्लम्स इन द स्क्वाड. पहली बात तो जो पूरा हुआ है ना कि बहुत डेप्थ है बैटिंग और बॉलिंग में, दोनों में 9 लोग 10 लोग बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं. लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर यू. हमने ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी अभी कि वहाँ पे 7 जेन्युइन बॉलर्स हमें दिख सकते हैं और 9 बैटिंग ऑप्शन हमें मिल सकते हैं. इंग्लैंड में भी हमें 9 बैटिंग ऑप्शन जरूर मिलेंगे, बट बॉलिंग ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से कम है भाई. ओके. तो जो हम लोग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा डेप्थ है, आई डोंट थिंक सबसे ज़्यादा डेप्थ है अभी. लेट मी नाउ फर्स्ट गिव यू द लाइनअप, जिससे मैं थोड़ा सा पॉइंट प्रूव करता हूँ. ठीक है. आई थिंक ओपनिंग बेस्टो मलान करेंगे और साथ में फिर नंबर 3 पे रूट आएगा. वही फैब 4 वाले सारे नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं. फिर मिडिल ऑर्डर में स्टोक्स, बटलर और लिविंगस्टोन आएंगे. और फिर मोहम्मद अली कह रहा हूँ भाई मैं, मोइन अली आएगा बैटिंग करने के लिए. लोअर मिडिल ऑर्डर जो आप कह सकते हैं, बिकॉज बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सैम करन आ सकता है, क्रिस वोक्स आ सकता है. तो आई थिंक वही 9 बैटिंग ऑप्शंस हो गए. और लास्ट में जो 2 बचेंगे वो आदिल रशीद और वुड होने वाला है यहाँ पे, मार्क वुड. अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए 9 बैटिंग ऑप्शंस है बट सिर्फ 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे. ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 7 थे. राइट. एक्सेप्ट अगर हम लोग निकाल दें कि अपना लाबुशेन स्मिथ को निकाल दें तो भी 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे. यहाँ पे 6 बॉलिंग ऑप्शंस ही हैं. वाई डू आई से दैट? बिकॉज स्टोक्स अपेरेंटली बॉलिंग नहीं करेगा शायद. ओके. सिर्फ बैटिंग में फोकस करने वाला है, ऐसे रूमर्स हैं. और रूट को कितना ही बॉलिंग करता है भाई हम जानते हैं. तो राशिद, वुड, करन, वोक्स, मोइन अली और लिविंगस्टोन, यही हमारे पास बॉलर्स हैं यहाँ पे. ठीक है. आई थिंक यहाँ पे जो बॉलिंग की क्वालिटी की बात करें तो पेसर्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं है. एक लेफ्ट आर्म पेसर ही मिल गया हमें करन में, मार्क वुड भी है, क्रिस वोक्स भी है. बट स्पिनर्स में वंस अगेन सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर है हमारे पास. हम इंडिया की बात करें 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं हमारे पास. ठीक है. ये चीज़ जो है ना वो ये लैक करते हैं. सारी सेना कंट्रीज लैक करती हैं. अगर मान लो अश्विन नहीं भी खेलता तो भी 2 जेन्युइन हमारे पास स्पिनर्स होने वाले हैं और दोनों अलग क्वालिटी के. यहाँ पे एक आदिल रशीदी एक ऐसा बंदा है जो कि एक जेन्युइन स्पिनर होगा. साथ ही साथ फिर लिविंगस्टोन भी थोड़ा बहुत डाल लेता है, मोइन अली भी डाल सकता है. आई नो मोइन अली को मैं थोड़ा सा अंडररेट कर रहा हूँ बाय सेइंग कि इज नॉट अ प्रॉपर स्पिनर, बिकॉज उसका रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा ही रहता है. बट स्टिल ऑन पेपर यू ओनली हैव 1 जेन्युइन स्पिनर विच इज आदिल रशीद. और वो भी लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉप स्पिनर्स, आदिल रशीद का नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा. राइट. सिंपल, बहुत सिंपली बता रहा हूँ, थोड़ा रूट लगेगा शायद. तो दैट इज आई थिंक स्पिन वंस अगेन कुड बी अ प्रॉब्लम हेयर. एंड इफ देर इज वन कंट्री जहाँ पे एक मेजर चैलेंज आपको मिलने वाला है फॉर अग्रेसिव अप्रोच, जो हम बैसबॉल कहते हैं काइंड ऑफ, वो इंडिया है. स्पेशली जो इंग्लैंड का मैच होगा अगेंस्ट इंडिया, अगर वो लखनऊ वाली विकेट पे होता है और वहाँ पे विकेट चेंज ना करी गई हो तो भाई दे विल हैव अ हार्ड टाइम. एग्जैक्टली. तो आई थिंक इंग्लैंड शुड रीच द सेमीज, कुड पॉसिबली विन द वर्ल्ड कप फॉर श्योर. बट जो हुआ बना हुआ है थोड़ा सा ग्राउंड पे लाना जरूरी था. दोनों साइड्स में पता होनी जरूरी है, पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी. राइट. तो ऑल इन ऑल नो टीम इज परफेक्ट राइट नाउ, मुझे तो ऐसा लगता है. हमने इंडिया के भी कुछ फ्लॉज निकाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हमें फ्लॉज दिखते हैं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका तो हमें पता ही था थोड़े बहुत एकदम परफेक्ट नहीं है वो. इंग्लैंड जो कि सबसे परफेक्ट लोगों को लग रही थी उसमें भी काफ़ी फ्लॉज हैं. राइट. सो आई वुड से डोंट ओवर एस्टिमेट एनीबडी राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक जो हमने आखिरी की 4-5 टीम डिस्कस करी है, 4-5 क्या 5-6 कहूँगा मैं, तो सबके पास चांस है सेमीफाइनल्स में आने का. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इवन श्रीलंका में भी 7 टीम्स के पास चांस है सेमीज में आने का. विद ऑल टू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान आई डोंट थिंक पहुंचेंगे. राइट. बट दिस मीन्स कि ये वर्ल्ड कप कितना वाइड ओपन है और कितना कंपिटिटिव हो सकता है. आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम देखने वाले हैं कि काफ़ी सारी टीम्स के पास एक जेन्युइन चांस है आने का. दी ओनली फैक्टर इज कि यहाँ पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, तो वो जो लक फैक्टर होता है ना वो चला जाएगा कि क्वार्टर्स में आप मान लो एक मैच जीत गए, सेमीज में एक मैच जीत गए बाय चांस. विच इज़ वाई आई थिंक अल्टीमेटली जिस टीम के पास ज़्यादा क्वालिटी है वो शायद ऊपर निकल ही आएगी. इसलिए हम लोग शायद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को आराम से क्वालिफाई करते हुए देखें. बट ऑल इन ऑल आई थिंक ऑन फील्ड अगर हम लोग बात करें तो देयर इज अ जेन्युइन चांस फॉर ऑल दीज 7 टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. ओके. एंड माइंड यू ऑन एन एंडिंग नोट कि ये फाइनल स्क्वाड है सबकी, लेकिन इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं. द डिफरेंस इज कि अभी तक आप जब मर्जी चाहो चेंज कर सकते थे, अब अगर आप कुछ चेंज करोगे तो आपको आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी. अच्छा. तो उसके क्या रीजंस है वो एकदम ही अलग सिनेरियो है. कुछ ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशंस हो जाएं तो, बट तो चेंजेस अभी भी हो सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली ए स्क्वाड होने वाली है सबकी, और आई डोंट थिंक कोई चेंजेस होंगे मोस्ट लाइकली अब. सो ऑल इन ऑल आई थिंक सब टीम्स हमने डिस्कस कर लिया, सबकी स्क्वाड एनालाइज कर ली है. अब यहाँ से दिस इज द परफेक्ट बिल्डअप फॉर अस कि हम लोग फाइनली एक प्रेडिक्शंस की वीडियो बनाएं. तो क्या हम बनाएंगे?
भाई डिफिकल्ट है थोड़ा सोचना इस टाइम पे, बट आई गेस बना तो सकते ही हैं. इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दिस वन. बहुत मुश्किल डिफिकल्ट तो हो गई, प्लस एक वो भी है ना कि पता चला कर दिया और सही भी हो गया, अब पता चला हमने इंडिया को ना बोला हो, या फिर मेरा उल्टा है. तुमने इंडिया का बोल दिया, इंडिया हार गई. इंडिया हार गई. तुम तो भाई चुप रहो. देखते हैं. बट दैट शुड बी इट फॉर क्रिकेट सेगमेंट टुडे. लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल नाउ. फुटबॉल में भी काफी चीजें डिस्कस करनी है. लेट्स स्टार्ट विद रियल मैड्रिड, बिकॉज तुम्हारी टीम और उनका मैच हुआ था. सो क्या हाल रहा भाई? जीत तो गए अल्टीमेटली, बट अगेन आई थिंक काफी टिपिकल मैड्रिड परफॉर्मेंस रही है ये. आपको स्कोर लाइन से तो 2-0 दिख गया, शायद लग रहा होगा बहुत कंफर्टेबल विन थी. एंड इन ऑल फेयरनेस आई थिंक कंफर्टेबल तो था हमारे लिए खेलना, बट इट जस्ट शोज कि जो कि मैं पूरे सीजन कहता आ रहा हूँ, प्री सीजन से रोता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्राइकर क्यों नहीं है, उसकी खली आज फिर से देखने को मिली इस गेम में हमें. अल्टीमेटली 2-0 जीत जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द लाइनअप्स. भाई कार्लो एंचेलोटी मेरी बात तो कभी मानेगा नहीं, 4-3-3 वाली, वो 4-1-2-1-2 के साथ ही टेका हुआ है. इस बार अच्छी बात क्या हुई मैं आपको बताता हूँ. कारवाहा जो है वो इस टाइम पे भी उसको रेस्ट दे रखा है. आई गेट वाई, क्योंकि वो अभी इंजरी से वापस आया, तो इट्स नॉट फेयर टू रश हिम, इसलिए इसको रेस्ट दिया हुआ था. हमारे नाचो जो है वो लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करते हैं, रूडिगर है, एल्बा है हमारे सेंटर बैक्स, राइट बैक पे मेंडी स्टार्ट करता है फिर से. फ्रैन गार्सिया को फिर से थोड़ा बेंच कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो भी लास्ट परफॉर्मेंस थी वो इतनी खास नहीं थी. मुझे लगता है भाई करा दो यार, तुम ऐसे ही तो उसको ग्रो करोगे, क्यों उसे मेंडी को खिलाना जब आपको पता है कि वो आपके प्लान्स में नहीं है अल्टीमेटली. CDM में हमारा चुआमेनी खेलता है, वो चीज़ अच्छी है. सेंटर मिड्स हमारे वाल्वर्दे होते हैं और कामाविंगा होते हैं. अब आगे सबको लग रहा होगा बेलिंगम होगा. बेलिंगम भाई रेस्ट दे दिया जाता है इस बार, विच इज़ फेयर आई गेस, क्योंकि काफी टीम उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी. उसकी जगह ब्राहीम डियाज स्टार्ट करा जाता है. फाइनली उसे स्टार्ट मिला भाई, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड आगे हमारे रॉड्रिगो होते हैं, होजेलू होते हैं. जिनको नहीं पता भाई, लास्ट वीडियो में मैंने यही प्रेडिक्ट किया था लाइनअप में कि आगे हमारे फ्रंट थ्री तो यही होने वाले हैं. बेलिंगम मैंने कहा था कि खेलेगा, बट मुझे लगा था कि रॉड्रिगो और होजेलू तो होने ही वाले हैं, तो वैसे ही वो लोग स्टार्ट करते हैं. अब मैच स्टार्ट होता है एंड मैड्रिड स्टार्टिंग से ही बहुत तगड़ा अटैक कर रही होती है. मतलब जो हम देखते हैं ना कि थोड़ा उनको टाइम लगता है गेम में ग्रो इन होने में, उन्हें स्टार्टिंग से ही पीट रखा था. एंड चांस आफ्टर चांस बने जा रहा था, बट हमारी स्कोर लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी. ना होजेलू चांस फिनिश ऑफ कर पा रहा है, ना रॉड्रिगो कर पा रहा है. एंड आई एम कॉलिंग आउट ब्राहीम डियाज ऑल्सो, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी चांसेस थे. नॉट जस्ट दैट, हमारे पास कॉर्नर्स में चांसेस थे. कई बार तो नाचो के पास एक बार एक बहुत क्लियर कट चांस बन गया था, वो भी फिनिश नहीं हो पाया. मतलब आई वुड से इस सीजन में फर्स्ट हाफ में हमारी इससे बेटर परफॉर्मेंस नहीं रही इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस. टीम भी ऐसी थी, बट वही बात है ना कि उससे अगेंस्ट भी हम लोग गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे. तो दिस जस्ट शोज कि हम लोग वो फिनिशिंग वाली एरिया में कितना ज़्यादा लैक कर रहे हैं. एंड रॉड्रिगो और होजेलू को स्टेप अप करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अल्टीमेटली. ओवरऑल भी अगर मैं आपको फर्स्ट हाफ के स्टैट्स बताऊं तो हमने 18 शॉट लिए थे फर्स्ट हाफ में, उसमें से 8 ऑन टारगेट भी थे. उसके अभी सिर्फ एक गोल आया था, दैट टू इन द वेरी लास्ट मिनट. वो भी आई वुड से कि बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके गया था, तो आई नो गोल हो जाता, बट वही बात है कि एकदम क्लीन गोल भी नहीं था. ब्राहीम डियाज ने गोल मारा था, उस चीज़ को लेके मैं खुश था कि चलो इसको स्टार्ट नहीं दिया गया, बट चलो उसको जब दिया गया तो उसने एक गोल तो मार दिया कम से कम, तो वो चीज़ अच्छी थी उनकी. एंड अगर मैं ला पाल्मा की बात करूँ तो उन्होंने 4 शॉट लिए थे और एक भी टारगेट पर नहीं था. तो वही बात है कि एक्सपोज हो गई क्वालिटी. हाँ, एक्सपोज तो हो गई क्वालिटी. क्या ये क्वालिटी थी कहाँ उनकी? नहीं थी, वो एक्सपोज हो गई. राइट. तो केपा को बिल्कुल ही एकदम आराम से बैठना था, कुछ खास काम नहीं था उसका. बट यही प्रॉब्लम है कि आपने 8 शॉट ऑन टारगेट लिए, काफ़ी आपने बॉक्स के अंदर से लिए, एक गोल आया आपका. तो फिनिशिंग कितनी ज़्यादा लैक कर रही है. एंड दिस इज सो ऑन द बोर्ड भाई. ना इसमें, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी चांस बनाना बता सकता है, ही वोंट टेल यू कि आप चांस फिनिश कैसे करो. ये तो प्लेयर पे डिपेंड करता है ना. एक मैनेजर आपको, मतलब इवन आई थिंक कि ये चीज़ काफ़ी बड़े किसी बंदे ने कही थी, आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था, कि एक मैनेजर जो है ना आपको फाइनल थर्ड तक ले जाना सिखा सकता है. फाइनल थर्ड से आप कैसे चांस बनाओगे, क्योंकि वो भी काफ़ी प्लेयर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है. एंड कैसे वो चांस फिनिश होकर अल्टीमेटली गोल आएगा, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपके प्लेयर्स उस टाइम पे कितना, उनका फुटबॉलिंग IQ कितना है. तो अगर आपके पास उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है तो इट्स ऑन द बोर्ड. क्योंकि कार्लो एंचेलोटी तो भीख मांग रहा था इसकी प्री सीजन में कि मेरे को एक स्ट्राइकर चाहिए, मेरे को एक अपना राइट बैक चाहिए, वो तो आपने लाके दिया नहीं उसे. सेंटर बैक भी मांग रहा था, वो भी नहीं दिया. तो इट जस्ट शोज कि किस लेवल पे हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं. एंड ऐसे ही चलता रहेगा तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे भाई आगे जाके. बट हाफ टाइम होता है, 1-0 की स्कोर लाइन पे जाते हैं. एंड सेकेंड हाफ में मैं बात करूँ तो आई थिंक मैड्रिड थोड़ा उस पे आ गई थी, बैकफुट पे आ गई थी. अच्छा. क्योंकि उस लेवल पे उनने वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं करी. एंड मुझे लगता है कि भाई क्यों नहीं करी यार. वैसे क्या ही जरूरत थी, मतलब नहीं जरूरत थी, बट एक आप सॉर्ट ऑफ कम बैक कर रहे थे ना. यार मैचेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा थिक एंड
थिक एंड थिन कह रहा हूँ मैं थिक एंड फास्ट आने वाले काफ़ी. सो प्रॉब्लम वही है, अभी यूसीएल भी होगा, फिर अभी बड़े मैचेस भी हैं. अभी इनफैक्ट जिरोना से ही मैच है अभी तुम लोगों का, जो कि टॉपर्स हैं इस वक्त, और उसका जो रिजल्ट होगा वो हेविली इन्फ्लुएंस करेगा कौन टॉप करता है अल्टीमेटली बिटवीन बार्सा, रियल एंड जिरोना. सो व्हाई रिस्क सो मच ऑफ एफर्ट इन दिस गेम? पता है मुझे तो लगता है कि इट्स नॉट इवन अबाउट एफर्ट, क्योंकि सेकंड हाफ में हमारा पोजेशन उनसे कम था. ला पाल्मा से पोजेशन कम था हमारा बढ़ने पाऊँ. नहीं तो वही पॉइंट है ना, वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे इसीलिए कम था. बट क्या इतना हो सकता है हमारा? क्योंकि इट्स नॉट लाइक हमारी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई. हमारी क्वालिटी इधर वे उनकी प्रॉब्ली डबल ट्रिपल होगी उनसे. So what is the reason? Why do you think they lacked so much in मुझे the लगता है stats? थोड़ा कैजुअल हो गए कि हमने 1-0 की लीड ले ली है, लेट्स जस्ट सिट बैक नाउ. मतलब ऐसे अपोजिशन के अगेंस्ट तो आपको तो मारपीट देना चाहिए भाई उन लोगों को. ये I think they must be saving up the intensity for the weekend. हो सकता है क्योंकि वीकेंड पे मैचेस हैं फिर अभी यूसीएल भी है, अगले हफ्ते ही है, तो हो सकता है कि वो लोग कर रहे हो उस चीज को. वैसे स्क्वाड डेप्थ है नहीं, स्क्वाड खराब हो रही है. एग्जैक्टली. ओवरऑल भी अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूँ तो मड्रिड ने सिर्फ 3 ही शॉट लिए और सिर्फ 1 ऑन टारगेट था. एंड उनकी बात करें तो उन्होंने 12 शॉट ले लिए थे सेकंड हाफ में एंड 3 ऑन टारगेट थे. ना 2 चीज़ें मेरे को बात करनी है. एक तो ब्राहीम डियाज को 57th मिनट में अपना सब आउट कर दिया. भाई क्या दुश्मनी है. गोल मार दिया उसने अल्टीमेटली, चाहे चांस मिस करे हो. इट्स नॉट लाइक कि आप उसे काफ़ी मैचेस से स्टार्ट करा रहे थे, तो क्या दुश्मनी है आपकी कि आप उसे चांस नहीं दे रहे हो. एक तो बंदे को चांस स्टार्ट दिया उसको, फिर थोड़ा रिदम में आया, उसने गोल मारा है, लेट हिम प्ले ना भाई. क्यों आप उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हो? तो आई डोंट नो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ आई डोंट नो कि कार्लो एंसेलोटी के प्लान्स में आगे चल के होने वाला है, या फिर हमें बस स्क्वाड डेप्थ बढ़ानी थी इसलिए हम लोग ब्राहीम डियाज को वापस ले आए हैं. क्योंकि आई डू थिंक ही शुड बी अ स्टार्टर राइट नाउ. जिस हिसाब से रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस रही है. एंड एक और चीज़, विनीशियस जूनियर हमारा वापस आता है. 57 मिनट भी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया था, अंदर आ गया था. आई वुड से डिसेंट परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट महीने भर बाद वो बंदा वापस आ रहा है. इट्स गुड फॉर हिम टू टेक थिंग्स स्लो राइट नाउ. एंड वो लग रहा था देखने में कहीं ना कहीं, क्योंकि आई वुड से कि उसमें जो डायरेक्टनेस लाता है वो गेम में, जो ड्रिबलिंग लाता है, जो चांस क्रिएशन लाता है, वो इस टाइम पे होजेलू और रॉड्रिगो दोनों अब तक इतने नहीं कर पाए. हाँ, तो कोई विदाउट एनी क्वेश्चन वो चीज़ तो अप्लाई होती है. क्वालिटी तो उसकी नेक्स्ट लेवल की है ही है. बट इट्स जस्ट कि मैं व्हाई आई एम सेइंग कि एकदम वो उस लेवल पे नहीं था, क्योंकि वो छोटे छोटे वो फर्स्ट टच होते हैं ना, वो पता चल जाता है देखने से. आई थिंक अभी थोड़ा रस्सी भी होगा. एंड मेन ऑब्जेक्टिव वही है पूरा मैच ना खिलाने का, कि धीरे धीरे उसको रियल करो, यूसीएल के लिए बिल्डअप करो. जब इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे, जब मैटर करेगा, तब वो स्टार्ट करेगा, तब होपफुली वो प्रोड्यूस करके देगा. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल थ्रेट फॉर रियल मैड्रिड, एंड दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ गुड सिचुएशन इन मोमेंट. एंड दो जो हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े कंसर्न्स होने वाले हैं फॉर द फ्यूचर. 39th मिनट पे एल्बा को इंजरी हो गई, वो डायरेक्टली टनल के अंदर गया. अच्छा, वी डोंट रियली नो अभी तक कि क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्योंकि रिपोर्ट्स आई नहीं अभी तक. बट हो सकता है कि वो कुछ हफ्ते मिस करे, वो तुरंत टेस्टिंग के लिए भेज दिया होगा. हाँ, हो सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि मैच के बाद रूडिगर लिम्प करके जा रहा था. ही वाज लिम्पिंग ऑफ द पिच. और करो भाई स्क्वाड डेप्थ को. भाई साहब, ये तो मतलब कामाविंगा एज अ सेंटर बैक नाउ. हमें कुछ नहीं पता. बट यही बात है कि यार, जो चीज़ आपने अपनी समर ट्रांसफर विंडो में जो आप एक्टिव नहीं थे, या जो आप एम्बापे के पीछे पड़े हुए थे, दिस मीन्स कि आपका पूरा एक सीजन आपने वेस्ट कर दिया. नाउ आई डोंट नो कि आप क्या सोच रहे थे कि नेक्स्ट सीजन से हमारा वैसे ही अगला मैनेजर आ जाएगा, तो ये सीजन कैसे भी करके निकाल लेते हैं. भाई इफ़ यू आर अ क्लब ऑफ दैट स्टैचर, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई इस क्लब को, इस सीजन को ऐसे ही निकाल लेते हैं. कुछ ना कुछ तो आपको करना ही करना है ना. और अगर आपकी ऐसी स्क्वाड डेप्थ हो रही है, अगर बाई चांस एल्बा और रूडिगर इंजर हो जाते हैं, तो हमारी तो कोपा डेल रे में कॉम्पीट करने की भी स्क्वाड नहीं है भाई. आई थिंक रिस्क ही नहीं करेंगे फिर वहाँ पे खिलाना. वो तो पहले से सैक्रिफाइस हो जाएगा टूर्नामेंट. तो हाँ यार, आई थिंक टफ टाइम्स फॉर रियल मैड्रिड. एंड आई थिंक आने वाले नेक्स्ट 2 गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली नेक्स्ट वाला जिरोना, क्योंकि अब जो भी जीतेगा वो टॉप ऑफ द टेबल जाएगा. और अगर हारोगे तो वो गैप हो जाएगा, और वाइडन हो जाएगा गैप. और फिर यूसीएल का मैच है तो वो लाइटली आप वैसे भी नहीं ले सकते. राइट. बट देखते हैं क्या होता है. इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होगा बारसा से भी. तो लेट्स मूव ऑन टू बारसा. राइट. लेट्स गिव अ क्विक प्रीव्यू फॉर बार्सिलोना वर्सेस सेविया. अभी जब पॉडकास्ट रिलीज हुआ, इससे कुछ घंटे बाद ही शुरू हो रहा होगा वो मैच. व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या हमारा बैकड्रॉप होना चाहिए मैच का? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस मैच में अगर बारसा जीत भी जाती है तो एट मैक्स सेकंड हो सकती है. क्योंकि रियल मैड्रिड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट गेम, अगर वो ड्रॉ होता है तो आई थिंक ड्रॉ होगा तो इस टाइम पे 2 पॉइंट आ गया ना जिरोना. नहीं तो भी शायद वो जीडी वगैरह पे मतलब एज लॉन्ग एज अगर कोई ना कोई मैच किसी के फेवर में जाता है तो बार्सिलोना जीतती भी है तो भी वो सेकंड ही हो सकती है एट मैक्स. सेकंड है इसकी सेविया इस टाइम पे 12th पेस पे. तो भाई सेविया सेकंड सीजन इन अ रो
बहुत अच्छी टीम नहीं लग रही है एंड इट्स वेरी सैड क्योंकि क्या सिचुएशन हुई है, क्योंकि सेविया वाज दैट टीम जो कि टॉप 4 में तो आती थी। आई थिंक हाँ भाई, और अब तो रैकेटिच है, रामोस है, रामोस वर्सेस बार्सा होने वाला है भाई बहुत टाइम बाद, तो वो भी एक नैरेटिव होगा यहाँ पे। करंट स्टैंडिंग अच्छी नहीं चल रही इन लोगों की, बट कुछ ऐसे स्टैट्स भी हैं जो कि इफ यू वुड लाइक टू शेयर, कि जिससे पता चलेगा कि किसका अभी ऑन पेपर अभी कौन ज़्यादा हैवी लगती है टीम इसको देखने में। तो बारसा के जो लास्ट 33 होम गेम्स हुए हैं अगेंस्ट सेविया, उसमें से बारसा 25 बार जीती है और सेविया जस्ट 3 बार जीती है। तो स्टैट्स हेविली इन फेवर ऑफ बारसा। एक और स्टैट जो है वो सेविया की जो लास्ट अवे विन आई थी अगेंस्ट बार्सिलोना, दैट केम इन 2010, 13 साल पहले एग्जैक्टली। तो ये चीज़ भी बहुत फेवर में होने वाली है बारसा के। एंड लास्ट सीजन जो मैचेस हुए थे सेविया के साथ बारसा के, वो दोनों मैच बारसा 3-0 जीती थी। तो रीसेंट स्टैट्स, इनफैक्ट लास्ट के 13 साल के स्टैट्स हेविली इन फेवर ऑफ बारसा विनिंग दिस मैच। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अभी जैसा बैकड्रॉप रहा है बारसा का भी रिसेंट, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड राइजिंग चल रहा था इन लोगों का। एक वो थोड़ा सा एक वो ब्लिप आ गया बीच में, जो कि अभी मायोर्का से जो ड्रॉ हुआ, सेल्टा विगो और मायोर्का, सेल्टा विगो तो कमबैक कर लिया था, बट हाँ मतलब सेल्टा विगो वाला भी एक काइंड ऑफ एक वेकअप कॉल था कि भाई ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपको थोड़ा सा वैरी रहना पड़ेगा। ऑल दो सेविया वैसी टीम नहीं होने वाली जो कि एक लो ब्लॉक खिलाएगी। इनफैक्ट अगर अभी हम लोग लाइनअप भी डिस्कस करेंगे बारसा का पॉसिबल, आई थिंक सेविया तो 4-2-3-1 भी खिला सकती है मोस्ट लाइकली। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही एक 5-4-1 वाली फॉर्मेशन खिला रही है, सब पीछे बैठे हुए काउंटर पे रिलाई कर रहे हैं। आई थिंक दे कैन टेक द गेम टू बार्सिलोना, which means कि Barca will also have some spaces to exploit, you know, for guys like Felix, अपना even Rafinha was superb in the last game. हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था डिटेल में, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बट आई थिंक फॉर मी, मैं रफीना का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सरप्राइज था देख के, बहुत अच्छा खेला इन माय ओपिनियन। लेवेंडोस्की के लिए दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट गेम इन माय ओपिनियन। पिछले कुछ गेम से आई नो सेल्टा विगो के अगेंस्ट उसने 2 गोल मारे थे, बट कई लोग ऐसे अग्री करेंगे कि ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड बहुत अच्छा नहीं लग रहा उसको देखने में। So if he scores in this big game, that could be a major boost for him and for all the fans as well. यहाँ पे जो predicted lineup होनी चाहिए, I think यहाँ पे हमने लास्ट मैच में देखा था कैसे रोटेशन हुआ था। Let's bring all the A players back. और A player में अभी अराहो इस वक्त नहीं होगा, because अराहो अभी इंजरी से आया, he is not completely fit. Maybe he could be subbed in, but for me शायद यहाँ पे हम लोग को कुंडे और क्रिस्टियनसन के साथ जाना पड़ेगा। फुल बैक्स में बस ऑफकोर्स कैंसेलो और बाल्डे होंगे। राइट। अगर हम लोग मिडफील्ड की बात करें तो वहाँ पे पेड्री और डियोंग तो इंजर्ड है, डोंट रियली हैव अ चॉइस मच। तो रोमेयो खेलेगा एज द पिवट और उसके आगे गुंडोगान और गावी ऑटोमेटिकली, मतलब द मिडफील्ड विल पिक इटसेल्फ अपने आप ही। और फॉरवर्ड 3 में भी फरान टोरेस का ही मेन क्वेश्चन था, बट बिकॉज जैसा अभी खेला है रफीना ने पिछले मैच में, आई थिंक फीलिक्स, लेवेंडोस्की और राइट साइड पे रफीनिया, ये हो सकता है मेरे लिए पॉसिबल। वोंट बी और लाइक वोंट बी टू सरप्राइज अगर टोरेस को भी स्टार्ट करा देता है चावी, बिकॉज थोड़ा स्पेनिश बाय से मुझे दिखता है, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा बहुत डिविएट होगी लाइनअप। मैक्सिमम एक ही आई थिंक एक ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो, बस फरान टोरेस और रफीना की, बाकी तो अनलेस कुंडे की जगह अराहो को स्टार्ट राइट इफ चावी फील्स ही इज फिट इनफ, बट I'd be surprised अगर वैसा होता है तो। सो आई थिंक यही लाइनअप होनी चाहिए मोस्ट लाइकली, वही सिंपल 4-3-3 टैक्टिक्स। इफ आई हैव टू से कि कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक बारसा जीतेगी या फिर ड्रॉ हो सकता है? नहीं आई थिंक जीतेगी। अच्छा, एक मैच स्टार्ट पड़ा था कि मोस्ट कॉमन जो रिजल्ट रहा है हिस्टोरिकली बिटवीन बारसा एंड सेविया, वो 2-1 का होता है हमेशा। ओके, इन फेवर ऑफ बारसा। हाँ, नहीं इन फेवर नहीं, मतलब जो भी स्कोर लाइन होती है हमेशा 2-1 की होती है, चाहे जैसे कि भी फेवर में हो। सबसे मोस्ट अपीयर्ड स्कोर लाइन यही है यहाँ पे। तो डू यू थिंक बारसा विल कंसीड इन दिस गेम? यहीं पे मेरा एक 3 और स्टैटिस्टिक्स है जो कि बारसा के फेवर में आते हैं। एक तो ये है कि बारसा अपने लास्ट 6 होम गेम्स जीती है, सेविया अपने लास्ट के 4 अवे गेम्स हारी है, एंड फाइनली जो ये स्टैट इस चीज़ को प्रूव करेगा वो ये है कि बारसा ने इस सीजन एक बार भी होम मैच में कंसीड नहीं किया। राइट। तो ये 2-1 वाली चीज़ हमें फाइनली कुछ उल्टा देखने को मिल सकता है कि शायद कंसीड ही ना करे। तो मजा आएगा, से शायद नहीं करेगी कंसीड, आई होप नॉट, बट देखते हैं भाई क्या होता है। एंड अगर बारसा जीतती है तो एक मेजर बूस्ट फॉर देम टू बी रेलेवेंट इन द लीग, वरना अभी 5-6 मैचेस हो रहे हैं और आप अभी थोड़ा पीछे हो जाओगे तो फालतू एक हेडेक हो जाएगा। फिर ना वो अटेंशन डिवाइड हो जाती है कि अच्छा यूसीएल पे भी फोकस करना है, बट अच्छा लीग में भी पीछे हो रहे हैं, तो मतलब कोई मैच को लाइटली नहीं ले सकते आप। इंजरीज भी हो रखी हैं इस टाइम पे, तो फिर स्क्वाड रोटेट नहीं कर सकते ज़्यादा। आपको इंपॉर्टेंट अपनी जो मेन स्क्वाड है वो खिलानी पड़ेगी इन मोस्ट ऑफ द मैचेस। तो फालतू का हेडेक पालने से अच्छा लेट्स होप कि बारसा अभी ये मैच जीत जाती है एंड टॉप 2 में बनी रहती है।
But let's move on to the Premier League now. Before Premier League, I would just discuss 2 points quickly. एक चीज जो है भाई बारसा के लिए, एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज नेगेटिव है. अच्छा, नेग्रेरा केस उन्होंने डिस्कस ही नहीं करा. Exactly. अच्छा हाँ. नेगेटिव पॉइंट ये होने वाला है भाई हमारा कि स्पेनिश पुलिस जो है उनने रेड मारी है स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन की ऑफिसेस पे, एंड वहां से उनको कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कुछ देखने को मिले हैं. अजीब चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें. उसमें ये निकल के आया है और जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऑफिशियली चार्ज कर दिया है बारसा को विद ब्राइबरी. तो एक ये केस वापस रिजुविनेट हो गया है एंड इस पे बारसा का भी ओपिनियन लिया गया है, चावी का भी ओपिनियन लिया गया है इन द लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसमें चावी ने सिंपली ये चीज़ कह दी है, बारसा इज़ वेरी काम राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक आउटकम जो है कंसिडर कर रखा था कि देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हो सकती है. एंड चावी ने सिंपली यही कहा है कि उसको आज तक अपने पूरे प्लेइंग करियर में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि रेफरीज ने उसको फेवर किया है बारसा को. सो दे आर वेरी काम एंड ही इज जस्ट फोकस ऑन द फुटबॉलिंग साइड. आई थिंक बॉलिंग है तो यही पब्लिकली, और कुछ बोल भी नहीं सकते. बट हाँ, आई डोंट थिंक यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे मैटर्स भी तो जो होते हैं, अभी हम लोग नेग्रेरा केस को भी डिस्कस करेंगे, तो यूजुअली यही होता है कि आप लोग जो है बोल देते हैं कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, बट फिर वो अंडर द रेडार चली जाती है बात. कुछ होना भी होगा तो आज से 15-20 साल बाद होगा, जब तक ये चीज़ इरेलेवेंट हो चुकी है, कोर्ट में बात खिंचती रहेगी. सो आई डोंट थिंक वी हैव टू लुक टू मच इनटू इट. और बारसा का भी भाई, मतलब लपोर्टा इज अ पॉलिटिशियन, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो ही वुड बी वेल कवर्ड एंड वेल वर्स्ड. हाँ, मतलब हाँ, दैट्स नाइसली पुट कि ही विल टेक केयर ऑफ इट. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ऑन द क्वेश्चन कि कितना वैलिड है ये सब, आई थिंक वही वाली बात है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस बारे में. ऑल्सो डू यू थिंक कुछ कि क्या सीन है भाई, ये सारे अथॉरिटी स्पेनिश जो है वो बारसा के अगेंस्ट इतना क्यों लगे रहते हैं? मतलब मे बी दे आर अगेंस्ट बारसा, और शायद बारसा ने शायद में सही में करा हो भाई. पता नहीं भाई, या तो ये क्या पता तेबास से इंस्ट्रक्ट करा हो पीछे, पता नहीं. बट मतलब आई थिंक स्पेनिश जजेस इन्वॉल्व है इसमें, तो शायद तेबास का उतना सीन ना हो क्योंकि प्रॉपर अथॉरिटी इन्वॉल्व है वहाँ की, स्पेनिश अथॉरिटी. भाई आई वुड लव इट अगर ये चीज सही प्रूव होती है. आई वुड लव इट भाई. बट व्हाट अबाउट द नेग्रेरा केस? व्हाट अबाउट द नेग्रेरा केस? यार नेग्रेरा केस अपना यही है, उसको लेके ये चीज़ एक्सटेंड हुई है. नेग्रेरा केस, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एक्चुअली में बेसिकली ये था कि नेग्रेरा नाम का एक वहाँ पे रेफरीज का एक फिगर था, मतलब कोई बंदा वहाँ पे अथॉरिटेटिव फिगर में बैठा हुआ था, उसका नाम नेग्रेरा था. उसमें ऐसी आई है कि का नाम टेंट कर दिया. हाँ, टेंट कर दिया, पूरा नेग्रेरा केस ही हो गया कि आपने 2001 से लेके आई थिंक 2015 तक तो था, 15 साल में आपने 7 मिलियन 7.3 मिलियन पे करें ना. 7.3 मिलियन सोच के भी लगता है कि अबे सिर्फ इतने ही पे करे थे क्या? तो ये सच कैसे हो सकता है? जहाँ 100 मिलियन के ट्रांसफर्स हो रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो 7.3 मिलियन पे करें ताकि जो स्पेनिश रेफरीज हैं वो फेवर करे बारसा को. इसको ही ब्राइबरी का टर्म दिया गया है. बारसा ने अपने डिफेंस में ये कहा था कि हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स मांगी थी उनसे, जो कि हर कोई मांगता है, एंड अभी तक एज इट स्टैंड्स अभी तक एक भी ऐसी ट्रांजैक्शन निकाल नहीं पाई है स्पेनिश अथॉरिटी जो कि प्रूव कर सके ये बारसा ने गलत चीज करी है. इनफैक्ट ये चीज आने से पहले तक नेग्रेरा केस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, किसी को कुछ पता नहीं था. ये चीज उन्होंने रेड मारी है, तब जाके ये चीजें बाहर आई हैं. सो अब इसका भी क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, अल्टीमेटली कब जाके होते हैं ये हमें नहीं पता. एंड आई डोंट थिंक कि अभी नियर फ्यूचर में किसी को भी पता चलने वाला है. सो एज इट स्टैंड्स आई थिंक बारसा इज फाइन, एंड उनको बस अपने फुटबॉल पे फोकस करना है. भाई ये सब बातें जो भी होंगी वो उसके लिए बारसा ने भी स्पेसिफिक अपने अथॉरिटीज को असाइन कर दिया होगा कि इसका टेक केयर ऑफ दिस इन द बैकग्राउंड. अभी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एंड एक जो पॉजिटिव है बारसा के लिए, जिसके लिए काफ़ी फैंस खुश होंगे, बारसा का जो डेट था वो फाइनली रिड्यूस हो गया, 552 मिलियन का हो चुका है बस. पहले कितना था? आई थिंक 800 समथिंग मिलियन का था. लास्ट सीजन अनएक्सपेक्टेडली बारसा ने 304 मिलियन का नेट प्रॉफिट किया आफ्टर टैक्स. नाइस भाई. तो इसके चलते ही उनका डेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, एंड ऐसे ही चलता जाता है. लेट्स से इफ दे विन द ला लीगा दिस सीजन, या यूसीएल में भी थोड़ा डीप जाते हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे करके आगे निकलने वाले हैं लोग. होपफुली इन द नेक्स्ट 2 years, 2 more seasons हम लोग शायद नेट प्रॉफिट में आ जाए. हाँ, बट लेट्स सी क्या होता है. लेट्स मूव ऑन टू द प्रीमियर लीग नाउ. आई थिंक अब तो हमने ला लीगा के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए. 2 मैचेस हमें डिस्कस करने रहते हैं, लास्ट 2 टॉपिक्स. पहला, और दोनों शॉकर्स थे. शॉकर तो क्या ही, मतलब मियामी को मैं शॉक नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, मेसी के लिए शॉक था. बट पहले सिटी पे आते हैं, बिकॉज ये एक जेन्युइन शॉक था सब लोगों के लिए. जिनको नहीं पता, मैन सिटी वर्सेस न्यूकैसल हुआ था मैच, और न्यूकैसल के घर पे हुआ था पहली बात तो. कैरेबाओ कप का 3rd राउंड था और सिटी बाहर हो चुकी है. लास्ट टाइम भी यूनाइटेड जीती थी एक कप और सिटी बाहर हो गई थी पहले. भाई शाउट आउट टू मी, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि कोई भी टीम जीत सकती है, सो क्रेडिट टू यू. बट अगर मैं यहाँ पे मैच की स्टार्टिंग की बात करूँ, बिफोर द फर्स्ट हाफ 3-2-4-1 दोबारा अपना टिपिकल टैक्टिक्स में गया था ग्वार्डियोला, और यहाँ पे काफ़ी चेंजेस थे.
आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर मेन टीम खेलती तो फिर ऑफकोर्स आराम से आ रही थी, बट द पॉइंट इज कि अभी वीकेंड पे दोबारा सिटी का मैच है, तो वही बात हो जाती है ना कि आप रेस्ट देना पड़ेगा आपको अपने प्लेयर्स को, जो कि हमने मैड्रिड के लिए कहा। तो यहाँ पे नेचुरली काफ़ी चेंजेस थे। आकिया, कांजी और ग्वार्डियोल पीछे थे बैक थ्री पे, उसके सामने डबल पिवट पे फिलिप्स और लुइस थे, जहाँ पे यूजुअली रॉड्री और नूनेस स्टार्ट करते हैं। राइट। फिर विंग्स में हमारे पास गोमेज और सर्जी गोमेज और जैक ग्रिलिश थे, तो वो भी मतलब दोनों नए बंदे आए थे, अभी ग्रिलिश भी इंजरी से आ रहा है। फिर अपने जो दो अटैकिंग मिडफील्डर्स थे वहाँ पे वो कोवाचिच और बॉब था। बॉब उनका एकेडमी प्लेयर है भाई, बॉब बढ़िया खेला, आई विल कम टू इट नाउ। और अल्वारेस सेंटर फॉरवर्ड था इन प्लेस ऑफ हालैंड, एंड गोलकीपर भी भाई अपना एडरसन नहीं था, ऑर्टेगा खिलाया हुआ था उन्होंने। तो काफी चेंजेस थे, मतलब ऑलमोस्ट एक बी टीम खिला रही थी भी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं न्यूकासल की बात करूँ तो उन लोगों ने एक बेसिक 4-3-3 खिलाई थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्टिक्स थे नहीं एज अपोज टू गॉर्डियोला। राइट। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट यहाँ पे ये था कि गॉर्डियोला बिफोर दिस, जो FA कप होता है और कैरेबाओ कप होता है, बेसिकली इंग्लैंड में जो मेन 2 कप्स होते हैं डोमेस्टिक कप्स, वहाँ पे थर्ड राउंड के जो मैचेस होते हैं, मतलब थर्ड राउंड जो स्टेज आ जाती है जहाँ तक, वहाँ पे गॉर्डियोला 14 में से 14 बार जीता था अभी तक। ये पहली बार हारा है यहाँ पे। तो हिस्ट्री बहुत हेविली इन फेवर ऑफ सिटी थी। बट अगर हम लोग फर्स्ट हाफ पे आए, जो थोड़ी एनालिसिस करी जाए, यहाँ पे ना मैं एक जो मेरा सबसे पहला एक जो मैं चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जिसको देख के मुझे अच्छा लगा था, आइसैक जो कि स्ट्राइकर था न्यूकासल का, एक चांस मिला था 10th मिनट के आसपास, जहाँ पे वो ना गॉर्डियोल के साथ 1-on-1 था और वो काउंटर पे जा रहे थे बेसिकली। तो गॉर्डियोल उसके पीछे चेस कर रहा था, चेस क्या मतलब उसके पीछे उसको मैनेज कर रहा था, और आइसैक ने वो चीज़ ट्राई करी थी जो कि मुझे याद है देख के, जो मेसी ने करा था 2018-19 के यूसीएल में अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब वैसे ट्विस्ट एंड टर्न करता है ना, एक ऑफ पास कर देता है, वो काइंड ऑफ आइसैक ने ट्राई करा था। बट यहाँ पे गॉर्डियोल का इतना अच्छा लेवल ऑफ डिफेंडिंग था, उसने बिल्कुल भी वो स्टटर नहीं हुआ उसको देख के कि मैं इधर मुड़ूँ, उसने चुपचाप अपने आप को कंपोजर रख के अच्छा सा टैकल दिया और बॉल जीत ली थी। आई थिंक दैट वाज अ गुड साइन। वो कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, बट आई थॉट कि आई शुड पॉइंट दैट आउट। उसके बाद से आई वुड से इनिशियली, इनफैक्ट इवन टिल द लाइक फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर एटलीस्ट, सिटी वर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। नहीं, आई थिंक पोजेशन वाइज तो कंट्रोल में थे, क्योंकि आई थिंक 70 समथिंग पोजेशन था उनका %। बट पता है वो चीज़ दिख रही थी, मतलब वो प्रॉपर इंटेंसिटी, एकदम उस लेवल का थ्रेटनिंग लगना, जो कि अभी लोग न्यूकासल से जो पहला मैच था उसमें जितने लग रहे थे, जिसमें रेड कार्ड मिल गया था, उस मैच में जितने थ्रेटनिंग लग रहे थे कि चांस आफ्टर चांस बन रहा है, इसमें भी चांस बन रहा था, बट आई वुड से वो एकदम प्रॉपर नहीं, हाफ चांसेस बन रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। एंड वो दिखता है क्योंकि एंड में इनका सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट था हाफ टाइम के, 6 शॉट लिए थे, 1 शॉट ऑन टारगेट था। इनफैक्ट अल्वारेस के लिए मुझे लगता है कि 2 चांसेस थे, एक 18th मिनट पर, एक 29th मिनट पे। दोनों में पहले वाले चांस पे राइट साइड से एक टाइट एंगल था जो कि कन्वर्ट हो सकता था, बट नहीं होता है। उसमें गॉर्डियोला भी स्टैंड्स में ऐसे इशारा कर रहा होता अपनी टैक्टिकल टीम को कि थोड़ा ज़्यादा उसने टाइट मार दिया एंगल, थोड़ा सा खोल के मारना चाहिए था। और फिर लेफ्ट साइड से एक लेफ्ट फुटेड शॉट लेता है अल्वारेस, वो भी बहुत टाइट एंगल था, बट वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, कीपर रोक लेता है। और गॉर्डियोल का एक हेडर आता है अराउंड द 30th मिनट के आसपास, 35th या 30th मिनट के आसपास था, कॉर्नर से आया था, जो कि डिफ्लेक्ट होकर वो भी मिस हो जाता है अल्टीमेटली। ये 2-3 चांसेस ऐसे थे सिटी के जो कि जेन्युइनली कन्वर्ट हो सकते थे, थोड़े मुश्किल थे लेकिन कन्वर्ट हो सकते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कोई क्लियर कट चांस नहीं बना हुआ था उनका। एंड एक न्यूकासल का एक चांस बना था, आई रिमेंबर, लाइक हाफ टाइम होते भाई मैं बोलने वाला था 40th मिनट के आसपास, वो फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट था उनका और वही आया था पूरे हाफ में। उसमें भी मर्फी था उसमें। अच्छा, मर्फी था और वो राइट विंग से आ रहा था और 1-on-1 हो गया था, बट अच्छा सेव करा भाई कीपर ने। तो वो एक चांस था जहाँ पे न्यूकासल लीड ले सकती थी। आई थिंक दे कुड हैव टेकन इट। पूरे फर्स्ट हाफ का बेस्ट चांस था वो यही था, वो न्यूकासल की तरफ से आया था। तो दैट काइंड ऑफ टेल्स यू द टेल कि फर्स्ट हाफ के एंड आते आते तक न्यूकासल गेम में ग्रो कर रही थी एंड सिटी ऑन पेपर अच्छा चल रहा था स्टैट्स वाइज, बट बहुत अच्छा नहीं खेल पा रही थी या फिर कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। बॉब का जो मैं कहता, आई थिंक बॉब मुझे बहुत अच्छा लगा देख के भाई, अकेडमी प्लेयर एज यू सेड, प्रॉमिसिंग, काफी प्रॉमिसिंग था और काफी अच्छे मूवमेंट्स थे उसके। इनफैक्ट जो पहला चांस था अल्वारेस का राइट साइड से जो टाइट एंगल था, उसमें बॉब ने कट इन करके लेफ्ट साइड पे जा रहा था और फिर एक राइट साइड पे पास दे दिया था, थोड़ा सा डायगोनल पास दे दिया था, काइंड ऑफ व्हाट मेसी यूजुअली डज। तो मुझे देख के अच्छा लगा बहुत। बट सेकंड हाफ पे अगर हम लोग आए, सेकंड हाफ तो भाई कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मतलब आई थिंक न्यूकासल की बात करें तो उनने सेकंड हाफ में स्टार्ट काफ़ी अच्छा किया फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, क्योंकि इंटेंसिटी वो ला के दे रहे थे। सिटी की तरफ से ना मुझे बस यही लगता है कि अगर इनकी ए टीम होती तो दिस वुड नॉट हैव बीन द स्कोर लाइन, ईजीली लोग आगे निकल गए होते। आई थिंक 53rd मिनट के आसपास न्यूकासल का गोल आया था, वो भी काफी, इट वाज अ गुड पैसेज ऑफ प्ले, भाई अच्छा आया था। मर्फी एक रन बनाता है बहुत तगड़ी, और फिर अपना जोएल्टन करके एक प्लेयर है सेंटर मिड पे, हाँ जोएल्टन, उसको देता है वो बॉल, और जोएल्टन जो है पूरी बॉक्स के अंदर
सिटी के बॉक्स के अंदर, सबको क्रॉस कर जाता है भाई, मतलब कटाते कटाते पूरा ऐसे राइट साइड से निकल जाता है, कोने पे आता है और वहां से क्रॉस करता है एक बॉल, आइसैक को इजी सा टैप इन मार देता है। Exactly. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट गोल। और पता मुझे लगता है कि उसके बाद से थोड़ा जो मोमेंटम है वो न्यूकासल के फेवर में चला गया था, क्योंकि भाई स्टेडियम कितना पागल हो गया था, स्टेडियम पागल हो गया था, एंड जो भी वो अटैक कर रहे थे दे लुक्ड वेरी थ्रेटनिंग, लग रहा था कि ये गोल इज अबाउट टू कम। तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छे से अटैक करते, काफी थ्रेटनिंग लग रहे थे वो लोग, बिफोर अंटिल की गॉर्डिनो डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑन द ए टीम। हाँ वही फोर्डन आ गया, नूनेज आ गया, आई थिंक और भी डोकू भी आ गया था। बट डोकू का क्या इम्पैक्ट रहा था भाई गेम में, क्रेजी, क्योंकि ग्रिलिश काफी इंजरी के बाद आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गेम है जहाँ पे वो प्रूव कर सकता है अपने आप को, कंपैरेटिवली इजियर गेम है। बट डोकू जब आया उसके उसका जो इम्पैक्ट रहा था, द काइंड ऑफ चांसेस ही क्रिएटेड, कितना थ्रेटनिंग वो लग रहा था भाई, जस्ट प्रूफ कि क्यों गॉर्डिनो ने उसे खरीदा है। वही फॉर श्योर, आई थिंक ही इज वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर, और ग्रिलिश को थोड़ा कंपटीशन भी मिलने वाला है। हाँ एग्जैक्टली। बट ऑल इन ऑल इसके बावजूद अंटिल द वेरी एंड कोई जेन्युइन चांस था ही नहीं। हाँ मतलब मुझे याद है 75th या 80th मिनट तक तो सेकंड हाफ में कोई भी चांस नहीं था सिटी का भाई, कोई भी चांस नहीं था। ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है। राइट। तो न्यूकासल ने पूरा डोमिनेट करा है सेकंड हाफ, और ऐसा नहीं कि बाय लक जीत गए, पूरा डिजर्व्ड विक्ट्री मिली है उनको, राइटफुली सो। और लेट्स सी भाई, मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, गॉर्डिनो नाउ हैज लेसर थिंग्स टू फोकस ऑन। मतलब बाहर हो गए वो, एंड जो अभी जो नेक्स्ट ड्रॉ हुआ है यूनाइटेड और न्यूकासल का मैच हो रहा है नेक्स्ट राउंड में, ये वही मैच है जो फाइनली लास्ट सीजन के फाइनल जो हुआ था वो यही था जिसमें यूनाइटेड अल्टीमेटली जीत गई थी। सो यूनाइटेड और न्यूकासल का मैच होने वाला है, वो यूनाइटेड के घर में है, तो न्यूकासल के लिए वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट होगी। भाई यूनाइटेड के लिए कौन सी बड़ी बात है, यूनाइटेड के लिए कौन सा आसान होने वाला है। हाँ, घर पे हारना कोई बड़ी बात थोड़ी है यूनाइटेड के लिए। बट ओवरऑल भाई सिटी के लिए आई थिंक डिजर्वेडली हारे थे ये मैच, अच्छा नहीं खेले थे इस मैच में। लेट्स सी इफ इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर गॉर्डियोला विद लेसर थिंग्स टू फोकस ऑन। बट नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, राइट, मेसी की थोड़ी बातें हो जाए। मेसी वाज ऑन ट्रैक टू विन हिज 45th करियर ट्रॉफी, बट नहीं हो पाता है। स्टिल ऑन 44 एज द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, सो आई डोंट माइंड। बट कमिंग ऑन टू दिस गेम, भाई यहाँ पे मैं इतनी बुराई करना चाहता हूँ मियामी की। फर्स्टली जॉर्डी अल्बा और मेसी तो स्क्वाड में भी नहीं थे, फॉरगेट द लाइनअप, स्क्वाड में ही नहीं थे वो। बट यहाँ पे ताता मार्टिनो ने क्या करा, वापस अपने बेसिक टैक्टिक्स पे गया। हमने जो लास्ट मैच कवर किया था मियामी का, जिसमें मेसी को इंजरी हो गई थी अल्टीमेटली टोरंटो के अगेंस्ट, उसमें वो 5 एट द बैक खिला रहा था, अजीब से टैक्टिक्स थे वो। यहाँ पे ही वेंट बैक टू द बेसिक्स, तो आई थिंक यहाँ पे मियामी लुक्ड मच मोर लाइक देमसेल्व्स हियर। एज फार एज अपना ह्यूस्टन डायनामो इज कंसर्न, ह्यूस्टन डायनामो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ पे वो 4th पोजीशन पे है। ओके, मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में है और वो बॉटम 2 में आती है। अब जिनको नहीं पता वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस क्या है, मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में, ऊपर भी दिख जाएगी आपको, उसको चेकआउट कर लो। सारे फॉर्मेट ऑफ एवरी टूर्नामेंट इन यूएसए आपको दिख जाएगा, उसमें समझ में क्योंकि वी नो इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, हमें भी इट बहुत इज लगा था। कॉम्प्लिकेटेड, हमने बहुत रिसर्च करी थी, हमारा दिमाग खराब हो गया था। तो मतलब ह्यूस्टन जो है वो अच्छी खासी टीम थी एंड वे अबव मियामी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। और यहाँ पे मेसी का नाम होना बहुत ज़्यादा खला इन माय ओपिनियन। ओके, एक ऑन अ लाइटर नोट जिडान भी आया हुआ था मैच देखने के लिए बाय द वे, तो जिडान पता नहीं क्या सोच के आया था भाई, लग रहा था कि मेसी खेलेगा क्या, बट मेसी, बेकम और जिडान की फोटो भी आई थी साथ में। सो एक पोस्ट आया था ऐसा, हाँ हाईलाइट था मैच का। एक पोस्ट आया था ऐसे कि इफ 10 years बिफोर समबडी वुड हैव सेड कि यूएसए में आपको 8 बैलन डोर दिखने वाले एक मैच देखते हैं, राइट, तो क्या बिलीव करते हैं? मैंने कहा बिलीव तो कर लेता, लेकिन 9 बैलन डोर है भाई, 8 नहीं है। तो इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट हाफ, भाई यहाँ पे मैं कहूँगा ह्यूस्टन वर प्लेइंग विद द 4-2-3-1, ठीक है, थोड़ी अटैकिंग फॉर्मेशन थी। फर्स्ट हाफ में 2-0 का स्कोर लाइन होता है अल्टीमेटली, एक पेनल्टी मिलती है ह्यूस्टन को। दिस स्कोर लाइन शुड हैव बीन इजीली 5-0 एटलीस्ट। ओके, 5-0 होना चाहिए था। इतना गंदा मैंने नहीं खेलते हुए देखा मियामी को। इट काइंड ऑफ नाउ एक्सप्लेन्स व्हाई दे वर लास्ट विदाउट मेसी। असली जो मियामी है ना वो दिख गई इस मैच में। मैं उस चीज को देख के शॉक्ड था कि इतना गंदा खेलती है क्या मियामी। आई थिंक मियामी इन जनरल भी दे हैव बीन वेरी पुअर डिफेंसिवली। भाई मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज मेसी के बिना ज़्यादा टैक्टिक्स में जाने का पॉइंट है भी नहीं, मज़ा भी नहीं आता। फर्स्ट हाफ के एंड पे ह्यूस्टन के 18 शॉट्स और 5 ऑन टारगेट थे और 2 गोल थे। मियामी का सिर्फ 1 शॉट टेकन था और 0 शॉट ऑन टारगेट। Okay. सिर्फ 1 शॉट टेकन विदाउट मेसी। इतना गंदा खेल रहे हो तुम, इतने कम चांसेस क्रिएट कर रहे हो तुम।
आई थिंक मेसी की कमी बहुत ज्यादा खली थी इस मैच में, राइट। और एल्बा का भी ना होना ना थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। हाउ वुड यू रेट बुस्केट्स? बुस्केट्स के लिए मैं वही कहने वाला था कि डिफेंसिवली इतना वल्नरेबल थे, एंड बुस्केट्स को मैंने नोटिस करा ऑफ लेट की प्रेस जब करा जाता है ना उसको तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहा। हाँ, जब 2-3 लोग उसको प्रेस करते हैं ना, पहले वो ऐसे स्किल विल करके कुछ निकल जाया करता था या फिर फेंट करके, तो बहुत प्रेस रेजिस्टेंट था अपने टाइम पे। तो थोड़ा सा वो फ्लॉ दिखना शुरू हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि उसने सही टाइम पे यूरोप को छोड़ दिया, राइट। बिकॉज यहाँ पे वो ना दिख बारसा में हो रही होती भाई, सोचो भाई लोग फैंस वुड हैव टर्न्ड अगेंस्ट हिम भाई। एग्जैक्टली। पिछले 2-3 मैचेस जैसा वो खेला मायामी के साथ, फैंस वुड हैव बीन रियली एंग्री एट बार्सिलोना, और मायामी में यह हाल है तो बारसा में तो अलग ही हाल होता। बट मूविंग ऑन टू द सेकंड हाफ, यहाँ पे इनिशियली तो कुछ नहीं हो रहा था, वंस अगेन फॉर मायामी दे वर गेटिंग डोमिनेटेड, बट यहाँ पे मार्टिनेज हमारा जो बंदा है जिसके गोल्डन बाल है, जो कि मेसी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो सब इन होता है, और उसके सब इन होने के बाद से थोड़े चांसेस मिलते हैं मायामी को। उसने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया था, अल्टीमेटली वही गोल भी मारता है, और स्कोर लाइन अल्टीमेटली 2-1 की होती है। बट डोंट बी फूल्ड बाय द स्कोर लाइन, मायामी वर डिस्ट्रॉयड राइट, लेफ्ट एंड सेंटर भाई। ओके, मतलब वो गोल भी जो आया था वो एक्स्ट्रा इंजरी टाइम में आया था 90 मिनट्स के बाद, और उसके बाद वो होता है ना, हमेशा एक गेम में होता है जब सिर्फ एक की लीड डिफेंड करनी होती है तो जो टीम जीत रही होती है वो एकदम से डिफेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली जाती है। तो वो हमें आखिर के 5-6 मिनट इन द इंजरी टाइम देखने को मिला, जहाँ पे मायामी पूरा चढ़ी हुई थी, बट वो गेम ऐसे ही खेला जाता है इसलिए हमें देखने को मिला, वरना तो हुस्टन ने पूरा रुला रखा था उसको। इफ़ आई हैव टू से एनीथिंग एल्स, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 2-3 और चांसेस थे यहाँ पे। एक 55th मिनट के आसपास एक हेडर का चांस था फ्रॉम अ फ्री किक, जो कि आई थिंक अगर मेसी होता तो शायद एक और अच्छी बॉल बना कर देता, और ऐसे ही 1-2 चांसेस और भी थे, स्पेशली जब मार्टिनेज आ गया था पिच पे। बट नोवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिड आई फील लाइक कि ये मायामी कम बैक कर सकती है यहाँ से, जो कि मेसी के साथ हमें लगता था हमेशा। आई थिंक हमने कौन सा वो मैच था, शायद यूएस ओपन का सेमीफाइनल था, जहाँ पे मेसी ने वो 2 असिस्ट नहीं दिए थे, एक वो लॉन्ग बॉल कैंपेनो को हेडर दिया था, जिसमें शायद वो था अपना स्पीड आया हुआ था मैच देखने के लिए। वो जो एक्स फैक्टर था ना वो कंप्लीटली मिसिंग था। ओके, एंड आई थिंक मायामी डिजर्वेडली हारी है। व्हाट आई एम वंडरिंग इज कि मेसी के बिना ये लोग सेमीज तक पहुंच कैसे गए थे भाई, इतना गंदा एक्चुअली में। सो व्हाट वुड यू हैव, तो टाटा मार्टिनो भी नहीं था ना, बुस्केट्स था ना एल्बा था, कैसे पहुंच गया भाई, भगवान का करिश्मा है वो, राइट। बट हाउ डू यू फील अबाउट दिस, लिसनिंग टू दिस? मुझे एक चीज़ अच्छी जो लगी वो ये है कि आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ एकदम एक्सट्रीम गॉड लेवल ट्रीटमेंट जो था सारे फैंस से, वो थोड़ा वो हो रहा है, फेड हो रहा है, क्योंकि लाइक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, क्योंकि गॉड लेवल ट्रीटमेंट किसका, लाइक जो ऑपोजिशन के फैंस थे वो भी वैसे ट्रीट करे थे ना मेसी को स्टार्टिंग में। नहीं तो हाउ इज दैट रिलेवेंट इन दिस गेम, वो तो खेलेंगे नहीं, इसमें तो नहीं है, बट मैंने वो ट्रोलिंग देखी। अच्छा, जैसे एक बंदे ने एक टी शर्ट पहनी थी, इसमें मेसी था, वो रोने वाला इमोजी था, उसने जोकर बना रखा था उसको। क्या ये मैच के अंदर था? हाँ, और एक बंदा था, फोटो तो देखी तुमने? हाँ, एक था जिसमें वो फ्लैग लाया था बड़ा सा, जिसमें वो एक वो बहुत फेमस मेसी की फोटो नहीं, जिसमें वो एकदम घोस्ट जैसा है, बुढ़ा सा एकदम ऐसे गंजा ऊपर पीएसजी की जर्सी बना रखा है, वो वाली भी दिखा रहे थे वो लोग। कुछ टाइम पहले एक वो ऑपोजिशन टीम का जो ओनर था वो आके शुरू कर रहा था, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत तो करेंगी, बिकॉज आई थिंक हर फैन में तो हो गई मेसी के, बट अगर उन्हें बाय चांस हरा दिया, दैट्स द सेम थिंग इन यूरोप आल्सो। मुझे लगता है यूरोप में भी लोग को पता तो था ही भाई ये बंदा भगवान है, बट यूरोप में वो होता है ना कि उनके क्लब के पास भी अच्छा चांस होता है। यहाँ पे वो पूरे लीग के लिए भगवान है, वो भगवान है। मुझे लगता है थोड़ा चिड़े भी होंगे शायद वही कि भाई इनको तो दे दिया सब कुछ, हमें तो मिला ही नहीं कुछ, तो मतलब ठीक है भाई, दिस जस्ट मेक्स दैट लीग मोर नेचुरल। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें भी देख के एज अ रोनाल्डो फैन। बट ठीक है यार, आई थिंक एंड करते हैं इस नोट पे पॉडकास्ट को, हारने के नोट पे, मेसी के ट्रॉफी ना जीतने के नोट पे, सब खुश होके लेट्स गो भाई। बट हाँ यार, इस नोट पे एंड करते हैं पॉडकास्ट को। अगर अभी तक देख रहे हो तो भाई मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट, एंड जितने भी अपने दोस्त हैं उनसे भी शेयर करो इस पॉडकास्ट को। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होनी है, नेक्स्ट वीडियो आपको वहाँ दिख जाएगी, तो उसको आप चेक कर लेना और चेक करके बताना कैसे लगती है, उससे कमेंट कर देना। लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे। आई थिंक मंडे को मिलते हैं।